आधी रात का सन्नाटा, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, मगर अचानक ही असीर के करब से भरपूर कराहने की आवाज ने सबको हिलाकर रख दिया। शाबिर जैसे सख्त हो गया, एक पल को तो समझ ही नहीं आया कि क्या करे। फिर हड़बड़ाकर इसकी आवाज में घबराहट थी, दिल बेकाबू हो गया। नर्स को उठा रहा था। नर्स थोड़ी ही देर में भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। असीर के चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर फौरन समझ गई, ये लेबर पेन है, हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। सब कुछ तैयार है सर, आप बस इन्हें गाड़ी तक पहुंचाएं। शोर सुनकर माँ बेगम और आमना बेगम भी बाहर निकल आई। माँ बेगम का चेहरा परेशान था। क्या हुआ बच्ची को शाबिर? तो आकर इन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, नर्स ने जल्दी से बताया। शाबिर ने बेबस नजर से माँ को देखा था। सर, गांव के अस्पताल में तमाम सहूलतें मौजूद हैं, सब तैयार है, बस नर्स ने हिदायत दी, बस जल्दी पहुंचना होगा। बस थोड़ा सा सब्र मेरी जान, हम पहुंचने ही वाले हैं। शाबिर ने लरसते हाथों से असीर का हाथ थामा था। फिजा में दुआ की सरगोशियां, सांसों की बेचैनी और एक नई जिंदगी की आमद की आहट गूंज रही थी। माँ बेगम और आमना बेगम जल्दी से अपनी अपनी चादरें लिए इसके पीछे ही आए थे। कुछ असीर को इस हालत में अकेले छोड़ने का रिस्क तो हरगिज नहीं ले सकते थे, जबकि पूरी हवेली में भी एक शोर सा बर्पा हो गया था। अंदर असीर की डिलीवरी जारी थी, सब कुछ नॉर्मल था और खुशकिस्मती से इसे वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया गया था। बाहर इंतजार में आमना बेगम और माँ बेगम नम आंखों के साथ मुसलसल दुआएं मांग रही थी। दोनों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, दिल में बेचैनी थी, पर लबों पर दुआओं का पहरा था। दूसरी जानब शाबिर दरवाजे के करीब बैठा गहरी सोचों में गुम था। आंखों में खौफ छुपा हुआ था, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, मगर इसके खौफ के पीछे एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे दिल को यकीन हो कि सब कुछ खैर से होगा। 9 महीनों के तवील इंतजार, बेशुमार ख्यालों और ख्वाबों के बाद वो लम्हा आखिरकार आ ही पहुंचा था। वो लम्हा जब जिसका सब शादीशुदा जोड़े मिलकर ख्वाब देखते हैं। वो लम्हा जब इनकी जिंदगी में एक नई जिंदगी शामिल होती है। वक्त से रुक सा गया था, हर सांस दुआ में बदल चुकी थी। बाहर बैठे सबके चेहरे पर बेकरारी थी, लेकिन सब जानते थे कि असीर मजबूत है, वो इस लम्हे को खुशी में बदल देगी। घर से बारी बारी सबके फोन आ रहे थे, हर कोई बेचैनी से पूछ रहा था कि सब खैरियत है ना। लेकिन शाबिर तो जैसे किसी और की दुनिया में था, इसने किसी का फोन नहीं उठाया। इसका सारा ध्यान दरवाजे की तरफ था, जहां से जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आने वाली थी। माँ बेगम हर फोन का जवाब देने की कोशिश कर रही थी, मगर उनका दिल भी बेकरार था। सबके सवालों और बेकरारी पर वो खुद और ज्यादा परेशान हो रही थी। सब्र करो, सब खैर से होगा, बस दुआ करो, बार बार यही कहती। लेकिन हकीकत ये थी कि वह खुद अंदर से बेचैन थी। हर लम्हा उन पर भारी गुजर रहा था। अंदर असीर थी, इनकी बहू, इनकी बेटी, और वो बाहर बेबसी के आलम में दुआ और उम्मीदों का सहारा लिए बस ये लम्हे गिन रही थी। शाबिर जानता था कि सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर्स ने भी तसल्ली दी थी कि डिलीवरी बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन फिर भी इसका दिल काबू में नहीं आ रहा था। अंदर असीर थी, इसकी जान, उसकी मोहब्बत, और वो बाहर बैठा बेबस सा सिर्फ दरवाजे को तके जा रहा था। इसके हाथ लरज रहे थे, दिल की धड़कन बेतरतीब थी, जैसे हर लम्हे के साथ कोई कांटा सा चुभता हुआ हो। वो खुद को तसल्ली देता, सब कुछ ठीक होगा, सब खैरियत से होगा, मगर दिल कहाँ मान रहा था। आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले और वह किसी को देखने की परवाह किए बगैर इन्हें बहने दे रहा था। ये पहली बार हुआ था जब वो खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। एक बार नहीं, सैकड़ों बार दिल में यही ख्याल आ रहा था कि काश वो अंदर जाकर असीर का हाथ थाम ले, इसे बता दे कि वो अकेली नहीं। लेकिन वो सिर्फ दरवाजे के सामने बैठा रहा, खामोश, आंखों में दर्द लिए। माँ बेगम ने एक नजर से देखा, दिल कट सा गया। वो जानती थी उनके बेटे की ये खामोशी, ये आंसू सिर्फ असीर से दीवानों की हद तक मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। शाबिर के लिए वक्त जैसे थम सा गया था, हर सेकंड एक सदी लग रहा था, और वो लम्हा जब डॉक्टर बाहर आकर कुछ कहेगी, इसका इंतजार इसके वजूद पर भारी होता जा रहा था। शावीर बेटा, हौसला रखो, ये तकलीफ हर औरत सहती है, औलादें यूं ही तो दुनिया में नहीं आती ना। और फिर माँ के कदमों तले जन्नत भी यूं ही नहीं रखी गई। ये तकलीफ तो माँ बनने की पहली सीढ़ी है, इसे बर्दाश्त करना पड़ता है। माँ बेगम ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा था, लेकिन शावीर की आंखों में आंसू की रवानी और दिल में बेचैनी अब हद से बढ़ चुकी थी। माँ बेगम, मैं अपनी असीर को दोबारा ये तकलीफ कभी भी नहीं उठाने दूंगा, इसने लरजती आवाज में कहा था। ये इसकी आखिरी तकलीफ होगी। इसकी आवाज में एक अजीब सा फैसला छुपा हुआ था, ऐसा फैसला जो एक शोहर की बेपनाह मोहब्बत और बेबसी का गवाह था। माँ बेगम खामोश हो गई। वो समझती थी कि इस वक्त शाबिर की कैफियत ऐसी नहीं कि उसे समझाया जा सके। वो जानती थी अभी इसके दिल और दिमाग में सिर्फ आसिर की तकलीफ गूंज रही है। माँ बेगम कुछ कहने को ही थी कि अंदर से अचानक एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। लम्हा भर को सारी फिजा जैसे थम सी गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बेगम के लबों से बेसाख्ता निकला। शाबिर एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, आंखों में हैरत, दिल में सुकून, और लबों पर वो खामोश दुआ थी जो बरसों बाद भी जुबान से अदा ना हो सके। इसकी दुनिया, इसका सब कुछ एक नन्ही सी आवाज में सिमट आया था। मुबारक हो शाबिर बेटा, माशाल्लाह तुम बाप बन गए, अल्लाह पाक ने तुम्हें साहब औलाद कर दिया। माँ बेगम ने नरमी से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आवाज में दुआ, मोहब्बत और सुकून था। शाबिर की आंखें फैल गई, जैसे एक ख्वाब हकीकत बन चुका हो। पलकों पर ठहरे आंसू अभी खामोशी से बहने लगे, लेकिन अब इनमें बेचैनी नहीं थी। ये आंसू खुशी के थे, शुक्र के थे। वो कुछ कह ना सका, जुबान जैसे बंद हो गई, सिर्फ दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। माँ बेगम ने उसे बाहों में लिया तो वो सर इनके सीने से लगाकर बच्चों की तरह रो पड़ा था।
असीर की तकलीफ, बेचैनी और फिर ये खुशी, सब मिलकर इसका सब तोड़ चुकी थी। माँ बेगम बस इसे थपकती रही, दिल से दुआएं देती रही, मेरा बच्चा तुम बाप बन गए, एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजर है जिसके लिए तुम सब कुछ हो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बेटा हुआ है। नर्स बच्चे को बाजू में लिए बाहर निकली, मगर शाबिर की नजरें सुनने वजूद पर नहीं ठहरी थी। इसकी आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, असीर की। इसकी आवाज में बेकरारी थी, फिक्र और मोहब्बत थी। मेरी असीर, वो ठीक तो है ना? नर्स ने मुस्कुराकर इत्मीनान दिलाया। जी सर, आपकी मिसेस बिल्कुल खैरियत से हैं। हमने पहले ही कहा था कि डिलीवरी में कोई खतरा नहीं है। मैं इसे देखना चाहता हूँ फौरन। चाची, हम अभी ने रूम में शिफ्ट कर देते हैं, आप मिल सकते हैं। शाबिर की बेटा भी देखकर फौरन ही आसिर को रूम में मुंतकिल कर दिया गया था। बच्चे को माँ बेगम के हवाले कर दिया गया, लेकिन शाबिर के लिए इस वक्त सबसे कीमती सिर्फ आसिर थी। इसका बच्चा इसके लिए एक नेमत था, मगर आसिर वो तो इसकी सांसों का मरकज थी, इसकी दुनिया। आसिर को जैसे ही रूम में शिफ्ट किया गया, सबसे पहले शाबिर दौड़ता हुआ इससे मिलने पहुंचा। कमरे में कदम रखते ही वो तो जैसे सांस ही रोक गया था। दरवाजे के किनारे खड़ा बल्कि झपकना भूल चुका था। वो सरगोशी, मेरी असीर, वो इस पर झुका और माथे पर बार बार मोहब्बत से बोसा देने लगा। वह सरगोशी करता हुआ इसके पास आया था। इसके कांपते हाथों ने असीर के नाजुक हाथों को थमा और की हिद्दत बड़ी शिद्दत से चूमा था। आप ठीक है? असीर की थकी थकी मगर खुशी से चमकती आवाज शासाई निकली थी। हमारा बेबी कैसा है, आपने देखा है ना? वो मेरी तरह दिखता है ना? इसकी चहकती हुई आवाज पर शाबिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ना में सर हिलाया। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आंखें, कान, होंठ, सब कुछ तुम पर गया है। वो हंसा, मगर इसकी आंखें वो भी तुम्हारी तरह है। कितना गंदा बच्चा है ना हमारा, तुम्हें इतनी तकलीफ दी सिर्फ दुनिया में आने के लिए। शाबीर ने शरारत से कहा था। ये बहुत पिटने वाला है मुझसे, मेरे बेटे को मारेंगे। अगर ऐसा सोचा भी ना तो मैं आपके हाथ काट दूंगी। आसिन ने नाराजगी से इसे घूरा था। शाबिर इसकी मासूम से गुस्से पर हंसते हुए इसके चेहरे को चूमता चला गया, फिर इसे अपनी बाहों में समेट लिया। नहीं मारता तुम्हारे लाडले को, कुछ भी नहीं कहता, लेकिन एक बात इसे समझा देना, अगर इसने तुम्हें तकलीफ दी तो मैं अच्छा बाप नहीं बन सकूंगा। आसिन ने आंखें सुकर कर कहा, तो क्या करेंगे आप? अगर इसने तुम्हें परेशान किया तो मैं मार तो खाएगा ना? अरे आप हाथ तो लगाए मेरे बेटे को। अगर आपने मेरे बेटे को मारा तो मैं आपके साथ अच्छा नहीं करूंगी। वो धमकी देती मासूमियत से बोली तो शाबिर मुस्कुरा दिया था। वो तो इसकी तरफ से आपकी दफा के नोश लेने की धमकी का इंतजार कर रहा था, लेकिन नहीं, इसकी असीर इतनी भी खूनखार नहीं थी। माँ बेगम बच्चे को लेकर अंदर आई तो असीर जैसे फूल सी खिल गई थी। वह मचल कर इसे बाहों में लेने लगी। मेरा बेटा। शाबिर की नजरें मुसलसल असीर पर थी। जहाँ असीर अपनी दुनिया में मगन थी, वहीं शाबिर की दुनिया सिर्फ इसकी मुस्कुराती बीवी थी। इस लम्हे से लगा कि इसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त गुजर गया है। इसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। बेशक इसका रब इस पर बेहद मेहरबान था। घर में जश्न का समा था। जैसे ही खबर मिली कि असीर का बेटा पैदा हुआ है, रूहा तो खुशी के मारे झूम उठी थी। कभी ढोलक बजवाती, कभी सोफे पर चढ़कर नाचने लगती। पूरा घर कहकू और खुशी के नहरों से गूंज रहा था। पर अब्बा ने तो फौरन सदके दिलवाने का हुक्म दिया था। देगे चलवाई गई थी, रियाज का इंतजाम हो गया था और दूसरी तरफ शजाहत साहब और वजाहत साहब ने फखर से सीना तान कर ऐलान किया था, खानदान का पहला वारिस आ चुका है। इनके चेहरों पर खुशी, गुरूर और शर्मसारी वासिया थी। गांव की गली गली में खबर फैला दी गई। शाम को एक बड़ी दावत का इंतजाम किया गया, जिसमें सिर्फ खानदान नहीं बल्कि पूरा गांव को दावत दी गई थी। और इसी दौरान एक और खुशखबरी डॉक्टर की जानब से मिली। असीर की तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक है और आज ही इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सुनकर सबके चेहरों पर सुकून फैल गया। आज के दिन की खुशी की कोई हद नहीं थी। अब बच्चे की खुशी के साथ साथ बच्चे को घर में वेलकम करने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। ये दिन खानदान की तारीख में खुशियों की रोशनियों की सूरज बनकर हमेशा के लिए जगमगा गया था। ये दिन शाबिर की जिंदगी का वो बाब था जिस पर तकदीर ने अपनी मेहरबान उंगलियों से खुशियों की सुर्खी लिख दी थी। इधर इसके बेटे ने दुनिया में पहली सांस ली, इधर हर टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। शाबिर ने चुनाव जीत लिया। नई हुकूमत में इसकी वजारत का कलम बंदन सौंप दिया गया था। अस्पताल में एक सन्नाटा छा गया। फिर जैसे हर तरफ मुबारक बातों की गूंज उठने लगी। अब वो सिर्फ एक बाप नहीं था, एक शौहर नहीं था, वो मिनिस्टर शाहवीर बन चुका था। पूरी सियासत इसके एक इशारे पर झुकने लगी थी। ताकत, इख्तियार और फैसले सब इसके कंट्रोल में आ चुके थे। इतने दिनों की अनथक मेहनत, दिन रात की भाग दौड़, बेखौफी, हर कुर्बानी का फल आज एक साथ इसके कदमों में बिछ गया था। दो दो खुशियां एक साथ, एक तरफ इसका बेटा, इसकी जान, असीर का लम्स, और दूसरी तरफ इक़्तिदार की बुलंद चोटी जिस पर वह अपना नाम का परचम गाड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी इसकी झोली में सोने की चमकती धूप भरकर उतर आई हो। अब वो हर दर्द, हर थकन, हर जदोजहद को भूल गया था। ये इसकी किस्मत थी जो आज मुस्कुराकर इसे गले लगा चुकी थी। देखा, मेरे कदम कितने नेक हैं। जैसे ही मैं घर आया, घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। मुजावर ने सीने पर हाथ मारकर पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। जैसे बच्चा पैदा नहीं हुआ, वही इंग्लैंड एयरपोर्ट से अपने साथ इम्पोर्ट करवा के लाया है। और नेकद मुंह वाले, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने दिन रात अपने भाई के लिए दुआएं मांगी है। रूहा ने जैसे पीछे घसीटते हुए खुद को अहमियत दिलवानी चाहिए, आंखें घुमाते हुए मुजावर को चुप करवा दिया। वो बेचारा तो इतने दिनों के बाद रूहा को देखते पहले ही सदके कुर्बान जा रहा था। फौरन इसके इशारे पर मुंह बंद कर गया। अरे यार, आप दोनों फुप्पा फुप्पो बाद में बन लीजिएगा, पहले हमारी बारी आने दीजिए, हम चाचा चाची हैं।
नायरा ने ममरुश का बाजू थामते हुए अपना दावा पेश किया, जैसे मैदान जंग में अपनी फौज के लिए उतरी हो। और ये सारी जंग सिर्फ इसलिए छिड़ी थी क्योंकि थोड़ी ही देर में असीर को अस्पताल से घर लाया जा रहा था। अब ये मसला था कि बेबी को सबसे पहले अपनी बाहों में उठाएगा कौन। मुजावर तो सुबह से ही पहुंचा था और आते ही जैसे सारी दुनिया की तगन भूल चुका था। आराम, रेस्ट, ये लफ्ज इसके रूल्स बुक्स में शामिल ही नहीं थे। इसे बस इतना पता था कि घर में खुशी आराम, रेस्ट, ये लफ्ज इसके रूल्स बुक में शामिल ही नहीं थे। ऐसे बस इतना पता था कि घर में खुशी आई है, वो सबसे पहले बाहों में भरनी है। हम भी लाइन में हैं और इत्तेफाक से हम भी चाचा चाची ही हैं। तुम लोग अपनी शक्ल गुम करो अब। यरमान ने कमर पर हाथ रखकर ऐलान किया, जैसे अपनी मौजूदगी से इंसाफ कर रहा हो। काका ने आंखों ही आंखों में से घूर कर कहा था, खामोश क्यों है? अगर बेबी को गोद में लेना है तो ऐसे नहीं तरीके से बात करें। काका का कहना था कि मैं तो इस घर में छोटी हूँ, मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। आप तो बड़े हैं, आप बात करें वरना सब आपको मेरी तरह छोटा समझ लेंगे। बस इसलिए मान को अपनी काका के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा था। अब तो पूरे घर में कह के गूंजने लगे, खुशी की ये घड़ियां, मोहब्बत भरा ये हंगामा, जैसे नई जिंदगी सिर्फ बच्चे की नहीं पूरे खानदान की हो। और इन सब हंगामों, लड़ाइयों, झगड़ों और खुशियों बड़े कहकों के दरमियान बिल्कुल सुकून से एक तरफ खड़े थे वालिद और जीनत। इन्हें ना तो किसी की चाचा चाची कहलवाने का शौक था और ना ही कोई बच्चा गोद में उठाने का, ना ही इसे गोद में उठाने की जल्दी थी, ना क्योंकि थोड़ी ही देर पहले बड़े अब्बा खुद इन दोनों को हुक्म देकर जा चुके थे कि बच्चे की नजर उतार कर वही दोनों इसे घर के अंदर लेकर आएंगे। यानी इज्जत बड़ा फरीजा बिल्कुल खामोशी से इनके हिस्से में आया था। अब वो दोनों आदिया के साथ बैठे मजे से हर किसी की तकरार एंजॉय कर रहे थे। अब इन बेचारों को क्या ही पता था जिस मामले पर वो लड़ झगड़ रहे हैं, इनका फैसला इन लोगों में से किसी के हक में नहीं होना। जंग मोहब्बत वो जंग मोहब्बत छेड़े हुए थे, जबकि बाकी सब बेखबर अपनी अपनी दूसरी तरफ बरसम शाबिर की सियासी पार्टी संभालने में मसरूफ था। अब चूंकि शाबिर इलेक्शन जीत चुका था और नई वजारत इसके हाथ आ चुकी थी, तो बरसम ने पार्टी के मामला संभाल लिए थे। लेकिन इस खुशी में भी कहीं एक खालीपन सा था। अगर नूरम यहाँ होती तो शायद बरसम की खुशियां भी मुकम्मल होती। यकीनन वो भी बाकी सबकी तरह चीखती चिल्लाती खुशी से उछलती, लेकिन फिलहाल वो यहाँ नहीं थी और बरसम की मुस्कुराहट में वही कमी झलक रही थी। इसीलिए वो ज्यादा देर यहाँ रुकने के बजाय शाबिर के काम संभालने चला गया था, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी थे। असीर को शाम के वक्त घर लाया गया तो पूरे माहौल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे घर की आंखें नम थी, लेकिन चेहरों पर मुस्कुराहटों का नूर था। जैसे ही बच्चे को लाकर जीनत की गोद में दिया, क्या वह एक पल को साख्त रह गई। फिर इसकी आंखों में ममता का एक अनोखा गुरूर छलका और गर्दन नरमी से मगर फखर के साथ तन गई। रूहा काका और नायरा का मुंह हैरत से खुल गया। वो तो समझी थी कि पहला लम्स इनके हिस्से में आएगा, मगर यहाँ तो जिसके लिए जंगें लड़ी गई थी, दुआएं मांगी गई थी, वो पहली बार किसी और के सीने से लगाया गया था। लेकिन वरना नशा वजूद जैसे सबको खुश कर गया था। बच्चे का घर लाए एक हफ्ता होने को आया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन बच्चे का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ था। मगर सभी जोशो खरोश से बड़े हुए थे, जैसे नाम रखना किसी कौमी मुकाबले का हिस्सा हो। हर कोई चाहता था कि पहला मशवरा इसी का माना जाए। बात सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं थी। खुशी की यह खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी, यहाँ तक कि परी भी शोरताज तक भी खबर पहुंच चुकी थी। वो दोनों भी जल्द ही नन्हे मेहमान से मिलने के लिए आने वाले थे। खुशी इस कदर बड़ी थी कि यह लम्हा सिर्फ जाती नहीं था, कौमी बन चुका था। हर सियासत का चमकता नया नाम मिनिस्टर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी कि शाबिर शाह के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। और इस खबर में जैसे सियासत के काफ़ी सारे लोगों को भी शामिल हो चुके थे। आए दिन किसी कहीं से फूल आते तो कहीं से खास सियासी मेहमान इनके लिए तो इनके बच्चे की आमद मुशर्रफ तरीन हो साबित हुई थी। लेकिन इन सब चीज़ों में एक और हंगामा भी जारी था, जो कि एक मासूम से नाम की तलाश करना था। काका ने मशवरा दिया, मेरा मशवरा सुनो, नाम जोयान रखो। कितना प्यारा है। नायरा ने फौरन कहा, अरे नहीं, अरियान रखो, मॉडर्न भी है और बेमेनी भी। बामेनी भी इख्तलाफात नायरा ने इख्तलाफात किया। रूहा ने भी चाय का घूंट लेते हुए कहा था, मेरा नाम सुनो, सूफियाना नाम होना चाहिए। ये नामों का मशवरा कम और एक छोटा सा जंगी मिशन ज्यादा लग रहा था, जहां हर कोई अपनी तजवीज़ करदा नाम को बेहतरीन समझ रहा था। कमरे में हल्का सा शोर, हंसी मजाक से सब कुछ शामिल था। इसी बीच आबिर खामोशी से कमरे में दाखिल होता आसिर के करीब आया, जो नन्हे वजूद को बाहों में लिए बेड पर बैठी थी। जिसके चेहरे पर ममता की वो रोशनी थी जिसे लफ्जों में कैद करना मुमकिन नहीं था। शवी ने आसिर की तरफ झुक कर आहिस्ते से कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक नाम सोच चुका हूँ। हसी ने चूं कर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दी। शवी ने सबकी तरफ देखा, असीर और मेरा बेटा शाह असवीर शाह कहलाएगा। शावी ने बुलंद आवाज में ऐलान किया। कमरे में खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ एक लम्हे को नाम के जायके को दिल में महसूस किया हो। क्या मतलब है इस नाम का? महा बेगम ने आहिस्ता से दुहराया, असवीर शाह। शावी ने बच्चे को आहिस्तगी से गोद में लिया। नई उम्मीद की किरण, एक नई रोशनी का असर। सबके चेहरों पर एकदम खामोशी की जगह मुस्कुराहट ने ले ली, जैसे सबको यकीन आ गया हो कि ये नाम सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि असीर और शावीर के रिश्ते की एक मुकम्मल ताबीर है। असीर की आंखें भीग गई। शाह असवीर,
اشویر شاہ اسویر شاہ، واقعی تم ہماری زندگی کی وہ روشنی ہو جس کے لیے اسیر و شاویر کو مکمل کیا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی جس نے بے حد پیار سے پہلے اسیر کے اور پھر اسویر کے ماتھے کو چوما تھا۔ اسویر شاہ بہت خوبصورت نام ہے نائرہ، بہت بہت مبارک ہو، مجھے بیبی کی بہت ساری تصویریں سینڈ کرو، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ فون کان سے لگائے نور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ٹہلتی جا رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں کے پیچھے تھکن اور کسی نہ کسی اور انکہی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ اسیر کے بچے کی پیدائش جسے اس کے دل کی امید کی ایک ٹھنڈی لہر لے کر آئی تھی، وہ ہر روز اسے گھنٹوں فون پر باتیں کرتی، کاکا کی کالز بھی آتی رہتی اور وہ تو ہر بار باتیں سناتی کہ نورم وہاں جا کر سب کو بھول چکی ہے، مگر سب میں اگر کسی کا فون نہیں آیا تھا تو وہ تھا برزم۔ 1.5 مہینہ گزر چکا تھا، برسم جیسے مکمل طور پر خاموشی اوڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ شروع میں وہ کال کرتا رہا لیکن نورم نے کبھی ہمت نہ کی فون اٹھائے۔ اب جب وہ خود چاہتی تھی کہ تو برسم کی طرف سے مکمل خاموشی تھی اور وہ خاموشی اس کے دل کے اندر شور بن کر گونجتی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ بچے کی حالت کمزور ہے، وقت سے پہلے بدالت کا خدشہ ہے۔ یہ سب سٹریس اور تناؤ نورم کی طبیعت بگاڑ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے بابا کو کچھ نہیں بتایا۔ کیسے بتاتی؟ وہ خود ہی تو دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے دل پر اور بوجھ پڑے۔ ڈاکٹر بھی کہتی تھی کہ بابا کو بتاؤ، نہیں تو اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کرو، لیکن وہ بس چپ رہتی۔ اب تو بابا روز اسے اسپتال لے جانے کی ضد کرتے یا کسی ڈاکٹر کو گھر بلا لیتے۔ نورم کبھی مسکرا دیتی، کبھی انکار میں سر ہلا دیتی۔ نورم نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر باہر دیکھا، بادل گہرے ہو رہے تھے، جیسے دل کی کیفیت بھی آسمان سے جا ملی ہو۔ وہ صرف نام کی محبت کرتے تھے مجھ سے، اگر انہیں پرواہ ہوتی تو وہ کال ضرور کرتے، اور یہی جملہ اس کی آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک ویرانی چھوڑ گیا تھا۔ روحا، ایک بات کا جواب دو، یہ ہمارا بچہ کب ہوگا؟ سب کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور تم ہر کام میں لیٹ ہو رہی ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجاور نے جیسے دھماکہ کر دیا تھا۔ روحا جو آئینہ کے سامنے بال بنا رہی حیرت سے پلٹی، وہ گھبرا کر پوچھنے لگی تھی، کیا مطلب؟ میں کیوں لیٹ ہوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ 5.5 مہینے ہو گئے ہیں، بچہ ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مجاور نے سانس کھینچ کر لمبی فرست نکال دی تھی۔ ادھر عادیہ پیدا ہو گئی، ادھر اسویر پیدا ہو گیا اور کچھ دنوں میں برزم اکا کا بھی بچہ آ جائے گا، لیکن تم، وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا تھا، تم تو اس کام میں بھی سلو نکلی، وہ اتنی سست ہو تم، اب تک ہمارے 3-4 بچے ہو جانے چاہیے تھے۔ جوش سے بولا تو روحا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا، وہ کچھ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ ہماری شادی کو ابھی 8 مہینے ہوئے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ 8 مہینے میں 4 بچے؟ انسان ہوں میں، مشین نہیں۔ وہ اس کی لاجک پر غصے سے بولی تھی تو مجاور نے منہ بنا لیا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، انداز ایسا تھا جیسے کوئی معصوم بچہ روٹ کر بیٹھ گیا ہو۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس آ بیٹھی، پھر ہنسی ضبط کرتے ہوئے نرمی سے سمجھایا، مجاور، بچہ 9 مہینے کے بعد ہی ہوتا ہے، پہلے جا کر تھوڑی ریسرچ کرو، سب کے بچے تو ہو گئے، ہمارا بچہ 9 مہینے کے بعد ہوگا، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ مجاور نے ناک چلا کر کہا تھا، یار میں تو چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک گڑیا دے دو، میری اپنی، میں اس کو بہت سارا پیار کروں اور وہ میرے پاس اور میرے ساتھ سوئے، کوئی اسے مجھ سے لے کر نہ جائے۔ اس کے لہجے میں محبت تھی، وہ انسان جو خاندان کا سب سے زیادہ غصے والا مشہود ہے، روحا کے سامنے کتنی آسانی سے اپنے دل کی ہر بات کا اجازت تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں ایک صبر کرو میاں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ایک 3-4 مہینے تمہیں ایک پیاری سی گڑیا دوں گی۔ صبر کرو میاں، 3-4 مہینے مزید تمہاری کافی ہوگی، مگر ناک میری طرح ہوگی۔ وہ شرارت سے بولی اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مجاور کے چہرے پر خوشی کی ایک چمک آ گئی تھی۔ پکا وعدہ؟ روحا نے ہنستے ہوئے بولی اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ نرمی سے بولا، ویسے روحا تم کافی موٹی ہو گئی ہو۔ کیا؟ روحا نے اسے گھورا تھا، کہنا یہ تھا کہ موٹی ہو یا پتلی تم میرے لیے ہمیشہ میری جان رہو گی۔ نہیں نہیں، مجاور نے فوراً بات سنبھالی تھی، لیکن ساتھ ہی میری شیرنی بس کھانا کم کھایا کرو، لقمہ بھی دے دیا تھا۔ روحا نے غصے سے پیچھے مڑ کر لیمپ کی طرف جھکنا شروع کیا ہی تھا کہ مجاور پہلے ہی دروازے کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ میرے خیال میں اب تمہیں اسپتال چلنا چاہیے بیٹا، صبح سے تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بابا نے شاید 5ویں بار اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکی سی طبیعت خراب ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ نرمی سے بولی، پھر آہستگی سے مسکرا دی، اور ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا تھا نا کہ اب طبیعت زیادہ خراب ہی رہا کرے گی۔ اس کی آواز میں تھوڑی تھکن تھی۔ تو کیا ہر بار ہسپتال بھاگنے لگوں گی؟ تھوڑی سی اور تھوڑا سا لاڈ چھپا ہوا تھا۔ بیٹا ایک دفعہ اگر ہم چیک اپ کروا لیتے تو اچھا ہوتا نا، وہ پیار سے سمجھانے لگے۔ مجھے ہسپتال کا سفر بالکل بھی نہیں پسند، میں کہیں نہیں جا رہی، وہ صاف گوئی سے بولی اور دوبارہ کرسی کی پشت سے دیکھ لگا دی۔ جب اچانک ربر میں رکھا ہوا فون بجا تھا، اس نے نظر دوڑائی تو اسکرین پر تیابو کالنگ لکھا ہوا تھا۔ چلے ان سے گپے مارتے ہیں، آپ کا دھیان تھوڑا ہٹاتے ہیں فالتو باتوں سے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگانے لگے، مگر اگلے ہی میں دوسری طرف سے تیمی کی رونے کی آواز آئی تھی تو وہ چونکی، دل جیسے ایک پل کو ٹھک ٹھکا گیا، چہرے کی رنگت ایک دم زرد ہوئی، وہ پریشان ہو گئی تھی، تیمی خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ جبکہ دوسری طرف تیمی کی روتی ہوئی آواز میں اب شدت آ چکی تھی، جیسے ان کا دل پھٹ رہا ہو۔ سانسوں میں ہچکیوں کی لرزش تھی۔ میرار میرار میری بچی نورم، الفاظ جیسے اس کے دل پر گرنے لگے۔ مر گئی نورم، میری بچی مر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، مگر الفاظ تھے یا نشتر؟ تیمی کی آواز اب بھی
तयम्मी की आवाज अब इल्जाम, दुख और बेबसी बन चुकी थी। इसे इसके गुनाहों की सजा मिल गई। पुलिस कहती है जिस लड़के के साथ वो रह रही थी ना, वही इसका कातिल निकला। वो लड़का मिराल के साथ किसी लड़की को भी डेट कर रहा था, मिराल पर चीट कर रहा था। मिराल वो बर्दाश्त न कर सकी, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और वो नशे में था। इसने मेरी बच्ची को मार दिया, नूरम कत्ल कर दिया, कमरे में अकेला छोड़कर भाग निकला। तयम्मी की चीखें अब इसके दिल में चुभने लगी थी और नूरम को जैसे सुन सुन हो गई थी। होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू की लकीरें बह निकली और हाथों से फोन गिरकर जमीन पर जा पड़ा था। कपड़ा जैसे घूमने लगा हो, दीवारें इस पर झुकने लगी थी। बस इतना ही वो बोल पाई जैसे सदियों की तकन इसके एक लफ्ज में समा गई हो। मिराल वो कुछ समझने, कुछ सोचने की काबिल ही न रही थी। तयम्मा की आवाज़ें अभी तक जहन में गूंज रही थी। ये जुमले जैसे इसके रूह पर पत्थर बनकर गिर रहे थे। मर गई, मेरी मेरी मिराल मर गई। बेख्तियार बेजान कदमों के साथ इसने फोन कान से हटाया और उठने की कोशिश की, मगर इसी लम्हे पेट में एक जोरदार नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की लहर उठी। ऐसी लहर जिसे किसी ने अंदर से कुछ नोच लिया हो। वो चीखी और जिस्म कांपने लगा। अगर बाबा वरबरक न लपकते तो वह जमीन पर गिर चुकी होती। बाबा ने इसे फौरन थमा, मगर संभलने का भी शायद अब फायदा नहीं था। इसकी तकलीफ हर लम्हे हर सांस के साथ बढ़ती जा रही थी। वो पेट पर हाथ रख के आंखें सख्ती से मिचे बुरी तरह से चीख रही थी। आवाज रुंध चुकी थी, सांसें बेहतर थी। बाबा दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। बाबा की आंखों में एकदम खौफ उतर आया। उन्होंने बेकरारी से आवाज दी और इसी वक्त नूरम, नूरम बेटा, दरवाजे की तरफ दौड़े। नूरम का चेहरा भी घबराहट से सफेद पड़ चुका था। यह मंजर किसी क़यामत से कम नहीं था। अब तकलीफ इसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। इसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था, होंठ पर नीलाहट उतर आई थी और चीखें वो दिल दहला देने वाली थी। फारूक साहब के तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए। बेकरारी, बेबसी और खौफ। वो भी तेजी से इधर उधर भागने लगे। वो जोर से उसे पुकारने लगे, कोई है? जल्दी करो, किसी को बुलाओ। चंद लम्हों में पूरा घर इकट्ठा हो चुका था। घबराहट में सबकी आंखों में सवाल, खौफ और हैरत थी। इस लम्हे मेड भी दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। इसने नूरम की हालत देखी तो एक लम्हा भी अंदाजा लगा लिया। सर, आई थिंक मैडम नीड्स टू बी टेकन इन द हॉस्पिटल। इसकी आवाज में घबराहट भी थी और जिम्मेदारी भी। फारूक साहब ने इसका एक लफ्ज भी मुकम्मल तौर पर नहीं सुना, लेकिन अंदाज समझने के लिए काफी था। वो जोर से बोले, गाड़ी निकालो फौरन। उन्हें बस एक ही फिक्र थी, अपनी बेटी की जान की। नूरम अब बुरी तरह से कांप रही थी। इसके जिस्म पर छछरी सी तारी हो चुकी थी, जैसे इसके अंदर कोई तूफान बरपा हो। फारूक साहब ने खुद इसे उठाने की कोशिश की थी, मगर नूरम बेटा, कुछ नहीं होगा, बाबा है ना, कुछ नहीं होने दूंगा। इनके लहजे में लर्जिश और आंखों में आंसू झलकने लगे थे। वो जैसे तैसे जितना जल्दी मुमकिन हो सका नूरम को अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। गाड़ी पूरे रास्ते हरन बजाती दौड़ती रही। फारूक साहब की जुबान पर बस एक ही दुआ थी। जैसे ही गाड़ी अस्पताल के दरवाजे पर पहुंची, अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखना। नर्स, स्टाफ और डॉक्टर्स ने मरीज की हालत देखकर एक्शन लिया था। इमरजेंसी, गेट टू द ऑपरेशन थिएटर रेडी। इसने तेजी से व्हील चेयर आगे बढ़ाई। फारूक साहब ने नूरम का हाथ मजबूती से थाम रखा था। बेटा घबराओ मत, मेरी बच्ची, मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, उन्होंने कामते हुए लहजे में कहा था। अगले ही लम्हे नर्स ने नरमी से इसका हाथ नूरम के हाथों से अलग किया और डॉक्टर इसे लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ गए थे। दरवाजा बंद हुआ और फारूक साहब दरवाजे के बाहर पहली बार जिंदगी में इतनी बेबस खड़े नजर आए थे। ना कुछ कर सकते थे, ना कुछ कह सकते थे, बस दुआएं थी और इंतजार। 9 बज गए थे। देखें तो आदू भी 9 बज गए हैं। देखें तो आदू भी कितना सोते हैं आप, उठे ना। 9 बज गए हैं, आदू भी रेडी हो गई है। पापा की नीनी को बाय बाय करने चलते हैं। चाचू का लाया हुआ फ्रॉक भी पहनना है, उठे ना। वो नरमी से इसके कंधे को हिलाकर बोली, चले, हो गई नींद पूरी, अब उठ जाए। इसके लहजे में मोहब्बत थी, एक प्यारी सी बीवी की बेतहाश मोहब्बत, जो घर के सबसे बड़े बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही थी और नाकाम भी हो रही थी। वाले तो जैसे गधे गधे सब कुछ बेचकर सो रहा था। रात गए तक आदिया के साथ खेलने की जिद थी इसकी। ना कुछ होता था, ना आदिया को सोने देता था। आदू अच्छी बच्ची थी, सुबह सवेरे जाग जाती थी, लेकिन इसके बाबा बहुत गंदे बच्चे थे जो अभी तक सो रहे थे। ऊपर से जनाब का कहना था कि बाबा और आदू की टीम है, मामा सो जाए, आदू और बाबा खूब मस्तियां करेंगे और जब दिल चाहेगा तब सो जाएंगे, इन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। हर रोज इसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर वो आदिया को बाजू में भरकर इसके गालों पर प्यार की बरसात कर देता। आदिया भी बाप के लम्स की शनासाई पा चुकी थी। जैसे ही वारिद पास आता, वो खिलखिलाकर हंसती, अपनी नन्ही नन्ही मुठियां इससे इसके बालकों को पकड़ लेती। इस नन्ही सी जान को बाबा की खुशबू, इसकी आगोश से ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि रातों को जागना, शोखी करना इसकी आदत बनती जा रही थी। और ये आदत जीनत के लिए अब कुछ खास अच्छी न थी। पहले तो वो सिर्फ वारिद के बाल खींचती थी, मगर अब तो इसने जीनत के बालों को भी अपना नया हक बना लिया था। जीनत उसे गोद में लिए कभी किसी तरफ और मतवज्जो हो जाती तो वह नन्हे नन्हे हाथों से माँ के बालों पर कब्जा जमा लेती। और जब वो इससे अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करती तो आदिया मजीद जोर से खिलखिलाती, जैसे कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। अब वो बड़ी हो रही थी तो ऐसी शरारतें इसके रोजमर्रा का हिस्सा बन रही थी। असल मुजरम का क्या करे जो अब तक 9 बजे मजे से हाबू की दुनिया में खोया हुआ था। जुनैद ने एक नजर आदिया की हंसती मुस्कुराती माँ सूरत पर डाली, फिर एक गहरी सांस लेकर वारिद की तरफ उठी। आप उठेंगी भी, लगता है आपने नहीं जागना। आदो, लगता है आपके बाबा ऐसे नहीं मानेंगे। जिनत ने आहिस्ते से इसके गाल पर प्यार बड़ा बोसा दिया। अब
आपको अपने स्टाइल में जगाना होगा। इसने नमी से आदिया को उठाया जैसे कोई कीमती खजाना थामे हो और बहुत एहतियात से भारत के पास लटा दिया और स्टार्ट से मुस्कुराते हुए आदिया के नन्हे हाथों को भारत के गले बालों पर रख दिया। बस फिर क्या था, बाल हाथ में आते ही आदिया ने जोर से मुट्ठी बंद की और पूरी संजीदगी से बाल नोचने का अमल शुरू कर दिया। नन्ही नन्ही उंगलियों की गिरफ्त ने जैसे ही भारत के सुकून को चैलेंज किया, वो चूम कर उठ बैठा। अद्दू, ये क्या किया है आपने? सीरत ने हंसी दबाने की नाकाम कोशिश की और कंधे पर चादर दुरुस्त करते हुए बोली, उठे बाबा जी, आपकी बेटी ने आज आपको नींद से छुट्टी दे दी है। अच्छा तरीका मिल गया है मुझे आपको जगाने का, अब रोज ऐसे ही करूंगी। भारत ने एक नजर आदिया की चमकती आंखों शरारती मुस्कुराहट डाली, फिर सीरत की तरफ देखा। वो हंसते हुए बोला, जबकि आदिया खामोशी से, ये साजिश तुम्हारी थी ना? वो हंसते हुए बोला, जबकि आदिया खुशी से हाथ पांव मारने लगी थी। गंदा बेबी, और आइंदा भी ऐसे ही होगा। कुछ सीखे मेरी आदत से। सुबह सुबह जागती है और एक आप हैं जिनकी आंख 9 बजे तक नहीं खुलती। अब संभाले से बाहर मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। बाबा, भारत ने हंसते हुए आदिया को गुदगुदाया, मेरा गंदा गुड्डा, पापा के साथ मस्तियां। वो इसे करीब करते हुए प्यार करे मस्तियां करेगा। वो इसे करीब करते हुए प्यार से इसके गाल चूमता, कभी इसके नन्हे हाथों को चूमता और कभी इसके नाक पर अपने नाक रखकर शरारतें करता। आदिया खुशी से कह के लगा रही थी, जैसे बाप के साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। सीरत ने दोनों को यूं हंसते खेलते देखा तो दिल में शुक्र अदा किया था और सुकून की सांस लेते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अब वो आराम से अपना सारा काम निपटा सकती थी। घर में इन दोनों काफी मसरूफियत चल रही थी, कभी मेहमानदारी, कभी बहुत चिढ़ाने के चक्कर। ऐसे में वो घर की बड़ी बहू सारी जिम्मेदारियां खूब संभाल रही थी। खासतौर पर सुबह के वक्त तो आदिया भारत की जिम्मेदारी बन चुकी थी। और मजे की बात यह थी कि आदिया को ये वक्त बेहद पसंद था। अपने बाबा की गोद, बाबा की आवाज और भारत की शरारतें, सब कुछ इसकी नन्हे से दिल को बहुत भाता था। इसलिए जीनत बेफिक्र हो जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि आदिया सिर्फ जीनत और वाद की जिम्मेदारी थी, वो घर में हर किसी की लाडली थी। मुजावर और मोमश तो सुबह की शुरुआत ही इसका चेहरा देखकर करते थे और खास तौर पर बड़े अब्बा को तो बस मौका चाहिए होता था आदिया से मस्तियां करने का। जबकि अब तो अस्वीर भी शामिल हो चुका था इन सब चीज़ों में। अस्वीर को फिलहाल 1.25 महीने के लिए घर में कैद रखा गया था, लेकिन वो इसकी ट्रॉली मंगवा चुके थे ताकि वो आने वाले वक्त में सिर्फ आदिया को ही नहीं बल्कि इसे भी अपने साथ घुमाने लेकर जाए। इन्हें यकीन था जिस तरह वो आदिया के फेवरेट हो चुके हैं, आने वाले वक्त में वो अस्वीर के भी फेवरेट होने वाले हैं। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अब भी चल रही थी और बाहर बैठे फारूक साहब के दिल पर गोया हार पर तेज छुरी चल रही थी। वो बेकरारी से दरवाजे की तरफ देखते, कभी होंठों पर अधूरी दुआएं लेकर आंखें बंद कर लेते। फिर आखिर दरवाजा खुला। डॉक्टर तेजी से बाहर निकली थी, चेहरे पर संजीदगी गहरी थी। फारूक ने फौरन लग पे, कौन है मरीजा के साथ? डॉक्टर ने रुकते हुए कहा, मैं हूं नूरम का वालिद, सब कुछ खैरियत तो है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली थी। हमने बच्चे को बचा लिया है, बेटा हुआ है, लेकिन नूरम की कंडीशन खतरनाक हद तक नाजुक है। फारूक साहब का रंग जैसे उड़ गया था। क्या मतलब? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर इनकी हालत मसलसल बिगड़ रही है। हमें इनके शोहर को यहाँ पर बुलाना होगा। वो इमोशनली अनस्टेबल हैं और ऐसे वक्त में इनके शोहर की मौजूदगी बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बात दिल को चीरती हुई गुजर गई, मगर वो खामोश रहे। इनका दिल नहीं मान रहा था, ना जाने क्यों, जैसे किसी अनहोनी की आहट कोई खौफ इनके कदम जकड़ चुका था। डॉक्टर ने, सर प्लीज, हमें इनकी जरूरत है, हमें ये वक्त नाजुक है, नरमी से कहा था। फारूक साहब ने नजर झुका ली। इनके लब खामोश थे मगर अंदर एक तूफान बरपा था। इसका शोहर नहीं आ सकता, वो पाकिस्तान में, और वैसे भी इन दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है। वो नरमी से डॉक्टर को समझाने लगे, जबकि डॉक्टर एक नर्स ने देखती हाँ में सर हिलाती वापस अंदर चले गई थी, जैसे इनके बात का मतलब अब अपने हिसाब से निकाल चुकी हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस बाहर आती ने एक और बुरी खबर सुना चुकी थी। अस्पताल की रेदारी में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, खामोशी, इस्तराब और खौफ, सब कुछ फिजा में गंभीर अंदाज में भी बिखरा हुआ था। फारूक साहब के कानों में डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी और शायद शदीद खतरे में है। हम इसे बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है और शदीद खतरे में है। हम इसे NICU में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर की आवाज सुनकर जैसे इनकी टांगों से जान निकल गई थी। अल्लाह, मेरी बच्ची, इसका बेटा। अभी वो अपने बच्चे पास समेट भी न पाए थे कि नर्स तेजी से बाहर निकली। सर, मरीजा होश में आ रही है मगर मसलसल टेंशन और स्ट्रेस में है, जल्दी आए। वो कहती वापस पलटी तो डॉक्टर भी तेजी से वापस अंदर की तरफ बढ़ गई थी। हालत खराब हो रही थी, जबकि फारूक साहब की हालत हर लम्हे खराब हो रही थी। नूरम नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी, सांसें बेतरतीब, होंठ खुश्क और पशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें मौत के साए की मानक चमक रहे थे। इसके लब ब्लर से बरजम। फारूक साहब दरवाजे के पास खड़े इसके लबों की हरकत पड़ रहे थे, इनके हाथ लड़ रहे थे। दिल 2 हिस्सों में बच चुका था। बेटी की जान बचाने के लिए वो हर मुमकिन दुआएं कर चुके थे, लेकिन वो जिसे बुलाया जा रहा था वो शख्स यहाँ नहीं था। नर्स फिर से करीब आई, इमोशनली, सर प्लीज, हम दोबारा कह रहे हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा इन्हें इनके शोर की जरूरत है। फारूक साहब की आंखों से आंसू झलक पड़े, लेकिन लबों पर सिर्फ इतना ही था, मैं नहीं चाहता वो यहाँ आए और ना ही वो यहाँ आएगा, बल्कि अब वो मेरी बेटी की जिंदगी में भी नहीं रहेगा। इनके अल्फाज सख्त थे, जैसे वो कोई फैसला कर चुके हों। ये लो तकरीर याद कर लो, लिख दी है मैंने, बाकी सारे जलसे का इंतजाम मैंने खुद संभाल लिया है। खुदा के लिए अब तुम लोग निकल कर जलसे में आ जाना। तुम्हारे बेटे के चक्कर में तुम्हारी जलसे तक भी ये संभाल रहा हूँ। बजम से जलाते हुए कागजात मेज पर पटक गया था। मैं इस गाँव का सरपंच हूँ, सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था मेरा, लेकिन तुम्हारे चक्कर में सियासत में भी हाथ डालना पड़ गया, जिसमें रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं रखता मैं।
वो इसे सुनाई जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ शावीर अपने बेटे के साथ मसरूफ था। नरम छोटी छोटी सी मुट्ठी में वो अपनी उंगलियां देता और नन्हा सा हाथ इसे मजबूती से थाम लेता। शावीर इस छोटी सी हरकत को ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज हाथ लग गई हो। ठीक है यार, हो जाएगा, ये बोर मत करो, और तुम अपनी दाई तो टाइम से बनाया करो। मेरा बेटा डर जाता है तुम जैसे जिनको देकर। बेफजूल में बहाने लगाया हुआ है कि मेरे कामों में मसरूफ होते हो तुम। हालांकि इतने बड़े काम लेता भी नहीं हूँ तुमसे। सच तो यह है कि तुम भाभी की याद में रंजा बने हुए हो। इल्जाम मुझे देते हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा काम लेता हूँ। वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज्यादा नहीं, इन 2 महीनों में कम से कम 3-4 चक्कर तो लाजमी लगा आता। फजूल बकवास ना करो शाबी, जलसे की तैयारी करो, ये तकरीर काम आएगी तुम्हारे। वो इसकी बात काट गया था। याद रखो, यहाँ रखो यहाँ रखो, रख लेता हूँ, लेकिन जिस जलसे की टाइमिंग आधे घंटे से ज्यादा मत रखना। बाकी वक्त मेरी बीवी के बनाने में चला जाता है, नाराज होती है मुझसे। वैसे भी मुझे लगता है कि नूरम भाभी भी नाराज है तुमसे। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि 2 महीने काफी होते हैं किसी भी नाराजगी को खत्म करने के लिए? अब तुम्हें इन्हें मनाने के लिए जाना चाहिए। मैं होता तो चला जाता। आई थिंक ये नाराजगी अब तवील होती जा रही है। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो बज़म ने इसे घूरा था, जबकि इसके गोडे पर अब की दफा शावीर ने पूरी तरह से इसे अपनी तवज्जो अस्वीर की तरफ कर ली थी, जबकि बज़म खामोशी से वहां से निकल गया था। नूरम हर रोज वो बच्चा कमजोर सा था। शीशे के इस पार, इस NICU में वो नन्हे वजूद को देखती। हर रोज नूरम उस नन्हे वजूद को देखती जो बेशुमार पसीनों में झगड़ा हुआ था, फिर भी जीने की जंग लड़ रहा था। वो बच्चा कमजोर सा था, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो फाइटर है। कब कब मैं इसे छू सकूंगी, सीने से लगा सकूंगी। इसकी सिसकियों में ममता की बेकरारी छुपी थी। जल्द, बहुत जल्द माँ की खुशबू बच्चे से बड़ी दवा होती है। हम बस इसके थोड़ा सा मजबूत होने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा था। मैं आपको वापस रूम में ले चलती हूँ। डॉक्टर की मुस्कुराहट में नरमी थी, आवाज में तसल्ली। तुरम ने आहिस्ता से अस्पताल में सर हिलाया, लेकिन इसके कदम जैसे किसी और ही गिरफ्त में थे। वो खामोश थी, साख्त बेजान सी। 10 दिन हो चुके थे, 10 लंबे हाली बेरंग दिन, और बज़म नहीं आया था। हाँ, नहीं आया था वो जिसने कहा था मोहब्बत करता है, जो सांसों का साथी बनने का वादा कर गया था। वही शख्स अपनी औलाद की दुनिया में आने पर भी मौजूद ना था। इसे सब पता था, सब कुछ। पापा ने खुद बताया था इसे कि नूरम की हालत खतरे में है, बच्चा भी कमजोर है, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। अन्ना तो दूर की बात, इसने एक फोन तक नहीं किया था, ना नूरम के लिए, ना अपने बेटे के लिए। और बाकी सब नायरा काका रूहा जैसे सब एक ही दिन में अजनबी हो गए थे। किसी एक का पैगाम नहीं आया था, एक सलाम तक नहीं। इसने दिल ही दिल में मेरे पास तो फोन नहीं था, लेकिन बाबा के पास था। तो इसने दिल ही दिल में खुद को समझाया, जैसे खुद से सवाल किया हो, क्या इतनी बड़ी बात भी किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखती? डॉक्टर से लेकर जा रही थी, लेकिन नूरम वो खुद को संभाले खामोशी से हार रही थी। नायरा धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अका, आपने बुलाया मुझे? निगाहों में सवाल था। बस ने नरमी से कहा, नूरम से बात हुई तुम्हारी? वो पूछ रहा था, जैसे दिल में कोई ख्याल उलझ गया हो। नायरा ने नफी में आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। मेरी फारूक अंकल से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि नूरम अपनी ताई के घर गई हुई है। विराल आपी के इंतकाल ने इसे बहुत और दिया है। वो फोन साथ लेकर नहीं गई। इसका फोन बन जा रहा है का। पचम सर हिलाकर नायरा को जाने का इशारा कर चुका था। इसके हुक्म पर नायरा फौरन ही चली गई थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे से निकली, इसका दिल बेचैन हुआ था। नूरम की डिलीवरी का वक्त करीब था। इसे वक्त में इसे तनहा छोड़ देना ठीक नहीं था, और फिर वो मिराल के घर पर भी थी। वो इसे वहां नहीं छोड़ सकता था जहां मौत की खामोशी बसी थी। इसकी हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो इसे डिलीवरी के इतने करीब इस तरह की कंडीशन में छोड़ पाता। और सुनने में ये भी आया था कि मिसबा को मुसलसल बीमार है और मिराल की मौत को कबूल नहीं कर पा रही। मिराल की मौत की खबर इसके वालिद ने इन लोगों को दी थी, लेकिन इसके दिल में कोई अफसोस ना उठा था। वो औरत मरते मर गई, लेकिन इसे अपने किए का अफसोस नहीं था। तो वो क्यों इसका दुख मनाता? और घर वालों के दिल में तो जैसे एक गरा सी बन गई थी। मिराल का कोई जिक्र तक सुनने को तैयार नहीं था। मिराल के इंतकाल के बाद इन लोगों की बस एक ही दफा मिराज के वाल से बात हुई थी, लेकिन वो भी मिसबा पापा की मेंटल कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसे में वो नूरम को इन लोगों के घर पर रुकने की इजाजत नहीं दे सकता था। वो जानता था नूरम नाराज है, मगर अब बहुत हो गया। आज वो खुद फारूक साहब को फोन करने वाला था, और नूरम को वापस आना होगा। अब वो इसकी खामोशी नाराजगी से ज्यादा इसके और अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद था। वो सब लोग बाहर बैठे हुए थे। शाम की हल्की ठंडक में चाय की ये कप रखे गए थे, तभी एक कुरियर वाला अंदर दाखिल हुआ। मुलाजमा के अंदर भरकर पार्सल थामा और बज़म की तरफ बढ़ा दिया। बज़म तो पार्सल को पलट कर देखा। सर, ये आपके लिए आया है। इसकी नजरों ने जब भेजने वाले को देखा तो वो बोला था, मेरे लिए किसने भेजा है? फारूक शाह के जब इसने फारूक शाह का नाम लिखे देखा तो वो लम्हा भर को खामोश हो गया। फारूक अंकल ने क्या भेजा है? दिल में एक अनजानी सी तफसीश उभरी, लेकिन हाथ खुद ब खुद पैकेट खोलने लगे। कागजात निकले, एक नजर डाली और आंखें लम्हा भर में वहीं रुक गई। होठों से बेख्तियार निकला, नहीं, तलाकनामा। वो ये कैसे हो सकता है नूरम? वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो बोल रहा था, लेकिन इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इसने कागज को दोबारा देखा, जैसे कोई गलतफहमी हो गई हो। शायद कोई और नूरम हो, शायद ये किसी और के लिए हो, शायद ये सिर्फ ड्राफ्ट हो, कोई गलती हो गई हो। ये गलती है, हाँ जरूर कोई ना कोई गलती है। नूरम मुझसे तलाक कैसे मांग सकती है? इसकी आवाज गले में फंस सी गई थी, जब दोबारा पढ़ा, हर लफ्ज, हर सतर, हर हुरूफ के इसकी दुनिया को झंझोड़ गया था। और फिर वो लम्हा आया जैसे किसने अंदर मौजूद
हाशिया को आग लगा दी हो। कागजात एक झटके से जमीन पर फेंके। तलाक चाहती है वो। वाकई चीख इतनी बुलंद थी कि इर्द गिर्द बैठे सब चूक गए। नूरम अगले लम्हे मेज पर रखा गिलास पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। शाबिर तेजी से उठकर इसके करीब आया था। इसने ये कैसे किया? इसकी हिम्मत कैसी है? मुझसे तलाक चाहती है, मुझसे। मैंने इसे सब कुछ दिया, सब कुछ। मरजम पागलों की तरह उठकर की हर चीज हाथ मारना करीब की हर चीज पर हाथ मारना शुरू कर चुका था। कभी जग, कभी गिलास, कभी कप, कभी कुर्सी। मैं बर्दाश्त कर रहा था ना इसकी नाराजगी, इसकी खामोशी, इसकी बेरुखी, तो फिर मेरा गुरूर तोड़ा है नूरम। अब मैं तुम्हें खुद से आजाद नहीं होने दूंगा। मगर मगर ये तलाक, वो दहाड़ा था। इसके अल्फाज हवेली के दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कैद है नूरम, सारी जिंदगी रहना होगा इसी कैद में तुम्हें। मेरी इजाजत के बगैर सांस लेना भी गुनाह होगा तुम्हारे लिए। इसने गुस्से से पैर जोर से शीशे की मेज पर मारा था। कड़क की आवाज के साथ मेज लम्हे में किरची किरची हो गया। शीशे के टुकड़े बिखर गए। वालिद इसे रोकने आके बढ़ा, लेकिन बरसने से झटके से पीछे धकेल दिया। इसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे मत रोको वालिद। सांस बेकाबू। वो इसकी वक्त अपने हवास में नहीं लग रहा था। मैं अभी लंदन जा रहा हूँ नूरम को वापस लाने, अपनी बीवी को, अपनी जिंदगी को वापस लाने। ये तलाकनामा, ये कागज मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और इसके लिए मैं कुछ भी नहीं। दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। वो मेरी थी और मेरी ही रहेगी। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला तो बहुत अच्छे के बाद किसने इसे इतने गुस्से में देखा था। किचन की खामोश फिजा में दूध गर्म होने की हल्की सी आवाज थी, और आशिक के दिल की धड़कन। वो बेआवाज कदमों से हाली ख्यालों में गुम बोतल में जिया का दूध डाल रही थी। किचन की खिड़की से अंदर आती मध्यम सी धूप इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे वक्त भी इस लम्हे को थाम कर बैठा हो। मुलाजमा ने 1000 दफा कहा था कि वो कर देगी, लेकिन जिया के काम अपने हाथों से करते हुए आशी को खुशी होती थी। अखराज की गैर मौजूदगी में जिंदगी जैसे साख्त हो गई थी। इसके बाद आशी के लिए दुनिया सिर्फ जिया के नन्हे हाथों, मासूम हंसी और अखराज की यादों में कैद हो चुकी थी। वो घर से बाहर निकलने की ख्वाहिशी खो बैठी थी। कहीं जाने का दिल ही नहीं करता था। बाहर की रौनक, हंसी मजाक, वो सब जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। वो खुद को घर के अंदर ही कैद कर चुकी थी, जैसे सारी खुशियां रौनक अखराज के होने से थी। ऐसे में एक मूसा ही था जिसके होने से दिल को सुकून मिलता था। मूसा बहुत शरारती हो गया था। वो शौक सा बच्चा जिया की नन्ही सी तकलीफ पर कैसे बेचैन हो जाता था। अभी कल ही की बात थी। वो कभी एक चीज तो कभी दूसरी चीज जिया के लबों से लगाता। शुक्र था कि मूसा को अब समझ आ चुका था कि जिया फिलहाल कुछ खा नहीं सकती, इसके दांत नहीं आए, वरना वो तो कभी से चॉकलेट खिला रहा था तो कभी स्नैक्स। कल परिविश नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी जब मूसा इसके साथ चुपचाप बैठा हुआ था। फिर अचानक इसने छोटे छोटे हाथ उठाकर तुतली जुबान में कहा, अल्लाह जी, जिया के दांत आ जाए फिर हम चॉकलेट खाएंगे। घर की मुलाजमा नहीं समझ पाए थे, लेकिन परिविश और ताश और राशि के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था। परिविश ने बेख्तियार हंसकर इसे गले लगा लिया। कितनी मासूम दुआएं होती हैं बच्चों की, जो शायद आसमान वाला सीधा सुन लेता है। आशी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मूसा की दुआ, जिया की हंसी और अखराज की गैर मौजूदगी, सब कुछ इसके दिल में एक साथ धड़क रहा था। मूसा की मासूम बातें, इसका जिया के लिए दुआ करना, वो सब लम्हे के दिल को थोड़ी सी खुशी जरूर देते थे, लेकिन फिर कहीं अंदर एक हालात था, एक कमी थी, एक लम्स, एक बेमहक, एक आवाज अखराज की। वो सोचों में गुम थी कि अचानक नरमी से किसी की उंगलियां इसके आंखों पर आ ठहरी। दिल जोर से धड़का, जान जैसे रुक सी गई थी। अखराज लबों पर एक लड़ती सरगोशी उतरी। गर्दन पर किसी के लबों का लम्स बिखरा तो जैसे पूरे वजूद में बिजली दौड़ गई। इसने पलट कर देखा नहीं था, देखने की जरूरत ही नहीं थी। इसका लम्स इसके लिए ही सब कुछ था। वो अगले ही लम्हे इसके सीने से जा लगी। इसकी बाहों में इसकी पूरी दुनिया थी, जैसे वो कहीं महीनों कटी रही थी। आशी बेसाख्ता इसके सिरे से लिपटी रोने लगी, जैसे ये जिंदगी का आखिरी सहारा हो। इसकी आवाज आंसू में भीगी हुई थी। अखराज ने इसके बालों में चेहरा छुपाकर गहरा सांस लिया, जैसे बरसों बाद सांस लेना याद आया हो। इस सरगोशी की आवाज में वही नरमी थी जो सिर्फ चाहत की शिद्दत में घुलती थी। आशु यार, रोना तो बंद करो। ऐसे रोगी तो मुझे लगेगा कि मेरे वापस आने की खुशी नहीं है तुम्हें, बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं वापस ही चला जाता हूँ। वो शरारत से बोला तो आशी ने इसके सीने पर हाथ मारा था, जैसे वो इसके हाथ को थम अपने लबों से लगा के आया था। बाईस इसके चेहरे को अपने सीने से अलग करता सामने कर चुका था, जैसे किसी कीमती खजाने को छू रहा हो। इसकी पलकें भीगी हुई थी, नाक सुरख और लब कम कमा रही थी। अखराज ने दोनों हाथों से इसका चेहरा थामा और एक पल को बस यूं ही देखता रहा। इतनी खूबसूरत लग रही हो रोते हुए भी कि जी चाह रहा है तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे ही बाहों में कैद कर लो। इसके लब बेख्तियार इसके माथे की तरफ झुके थे। एक नरम करम सा मोहब्बत से भरपूर लम्स वहां शब्द करता वो इसकी आंखों पर बेख्तियार अपने लब रख गया था। इनमें आंसू, ये आंखें सिर्फ हंसने के लिए बनी है, समझी मोहतरमा, अच्छे नहीं लगते। इसने शरारत से इसके नाक दबाते हुए कहा, तो फिर इसके गाल पर रब रख दिए। तुम्हें पता है कि मैं दिन रात तुम्हारे इस चेहरे को याद करता रहा हूँ। वह इसके चेहरे पर झुका आया था, एक तुम्हारी खुशबू को तरसता रहा हूँ, एक एक नक्श को चूमता, जैसे वक्त से अपना हर लम्हा वापस छीनना चाहता था। इसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल की धड़कनें बेकाबू थी, और आंखों में शर्म की वो लाली उभर आई थी जो इसके लम्स से ज्यादा इसके अल्फाज से जाग उठे थे। वो बेख्तियार इसके चेहरे को चूमता जा रहा था। अब जब वापस आया हूँ तो इजाजत है ना ये दूरी चाहत मुकम्मल करने की, तुम्हें छूने के लिए, तुम्हें पाने के लिए पिछले 3 महीनों से
कितना तड़प रहा हूँ। अगर जान गई तो खुद को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी और ना ही मैं तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा। आई लव यू सो मच। बहुत मिस किया है तुम्हें इन 3 महीनों में। वो शिद्दत से खुद से लिपटा था, इसे अपनी धड़कनों में छुपा के आया था। जब कान में एक बार बारीक सी आवाज पड़ने लगी, हमारे घर में बिल्लियां तो नहीं है? इसने हैरत से पूछा था। जब आशी फौरन से अलग होती बाहर की तरफ भागी थी। वो कहते हुए किचन से, बिल्ली नहीं जनाब, आपकी बेटी रो रही है। वो कहते हुए किचन से भाग गई, जबकि अखराज पे अपनी मुस्कुराहट छुपाता इसके पीछे बाहर आया था। बसम शाह के हाथ में वो कागजात कांप रहे थे, लेकिन इसके अंदर तूफान बरपा था। वो हाथों में लरजने से कहीं ज्यादा खौफनाक थे। इसकी रग रग में जैसे बारूद भरा हो। तलाक के कागजात अब तक इसके हाथ में थे, जो नूरम ने इसे बेखौफी से भेजकर इसे चैलेंज किया था। फ्लाइट की सीट पर बैठे बैठे इसकी मुठ्ठियां इतनी सख्ती से बिछी हुई थी कि नाखन हथेली में पेवस्त हो चुके थे। जहाज जैसे आहिस्ता चल रहा था, वक्त जैसे इसे चढ़ा रहा था। वो हर लम्हे खुद को जब्त करता, लेकिन दर्द का दामन कब तक हाथ में रहता। जैसे ही लंदन की जमीन पर इसका कदम पड़ा, इसने एक लम्हा भी ज़या किए बगैर सीधा गाड़ी ली और मिराल के घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा एक बूढ़े मुलाजिम ने खोला। अंदर सो की कैफियत थी। मिराल का मौत का साया दीवारों पर महसूस हो रहा था, लेकिन बसम का चेहरा वो सो के काबिल नहीं था। वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था, किसी और ही जंग के लिए आया था। अंदर दाखिल होते ही से मिराल का बाप दिखाई दिया, नूरम का ताया, जो सफेद लिबास में खामोश बैठा था। पुप्पाजान आवाज में कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ करक। मिराल के बाप ने हैरत से इसकी तरफ देखा था। मिराल, अरे बसम बेटा, तुम अचानक। पुप्पाजान, आपकी बेटी मिराल से मेरा कोई तलक नहीं है, और न ही मैं कोई अफसोस जताने आया हूँ। मैं अपनी बीवी के बारे में जानने के लिए आया हूँ। उसके लहजे में नफरत पर एक पल को खामोशी छा गई थी। नूरम कहाँ है बेटा? बेटा मिराल, मालूम है इज्जत की जिंदगी आपकी बेटी को चाहिए ही नहीं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी 6 साल में से सुधारने की, लेकिन इसकी जिंदगी का मकसद इसकी आंखों में सिर्फ आजादी हासिल करना था। नूरम कहाँ है? इसकी आंखों में सुलगती चिंगारियां थी। मिराल के बाप ने क्लब में कोई से गौर से देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान खुश्क हो गई। वो तो कुछ दिन अस्पताल में थी, परसों डिस्चार्ज हुई है, अपने बाप के घर में है। यहाँ से कुछ फासले पर है इनका घर। उन्होंने आहिस्ता से एड्रेस बताया, लेकिन इनके चेहरे पर उलझन थी। बसम के चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं थी जो एक बाप के चेहरे पर होनी चाहिए। वो क्यों यूं लरज रहा था जैसे सब कुछ लूट गया हो। वो चाहने के बावजूद भी बसम के चेहरे पर औलाद की खुशी तलाश नहीं कर पाए थे। 6 साल तक वो औलाद के लिए तरसता रहा था। आज एक बेटे का बाप बन गया था तो खुशी जैसे रूट कर दूर चली गई थी। वो बसम के इस रिएक्शन पर परेशान हुए थे। हैरी ने क्या मालूम कि बसम को अभी तक ये भी नहीं पता चला था कि इसका बेटा हो चुका है। एक नन्हा सा वजूद 19 दिन का, जो कल ही माँ की गोद में अस्पताल से घर आया है, और बाप वो एक कागज लेकर आग बगोला हुआ फिर रहा था। वो कहाँ जानता था कि जो खुशी 6 साल से रूठी हुई बैठी थी, वो आज इसके दरवाजे पर बेकरारी से दस्तक दे रही है। बसम की कारी एड्रेस लेते ही दरवाजे से निकल गई थी। इसने ना कोई फालतू बात की थी, और न ही मिराल के बाप से और न ही मिराल के बाप ने इसे कुछ भी बता पाए थे। वो जल्दी में था, इसके इरादों में तेजाब था, और वो दिल में अंधेरी रात जैसा तूफान। वो अब दुरम से जवाब मांगने आया था, हर चीज का जवाब, हर खामोशी का, हर आंसू का, और इस तलाकनामे का भी, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तौहीन था। वो इसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। बेड पर जिया हाथ पांव मारते हुए अपनी मासूम सी आवाज निकाल रही थी। 3 महीने से मेरी बेटी की आवाज में साउंड सिस्टम नहीं लगवाया तुमने। मैं तो सोच रहा था कि मैं आऊंगा तो खिलखिलाकर हंसेगी, ऊंची आवाज में बाबा को पुकारेगी, मगर यहाँ तो ये बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रही है। वो तेजी से जिया के पास ऐसे उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, तो झुककर से प्यार करने लगा। मिस्टर अखराज, बच्चों का कोई साउंड सिस्टम नहीं होता, और वैसे भी वो मेरी बेटी है, मेरी तरह मीठी बोलती है, आपकी तरह चीखना नहीं आता। इसे हेल्प करवाऊं उठाने में? मुस्कुराते हुए इसके करीब आ बैठी थी। इसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए शदीद मोहब्बत देकर आशी ने प्यार से मुस्कुराकर पूछा, तो इसने फौरन हाँ में सर हिलाया था, और फिर फौरन सीधा हो गया। इसकी दाढ़ी अब हाथ सी बड़ी हुई थी, शायद मिशन में अपना ख्याल न रख सका था। आंखों के नीचे हल्के और चेहरे पर थकन नुमाया थी। जिसम पहले से कमजोर लग रहा था, मगर आशी के लिए सिर्फ इतना ही काफी था कि वो वापस आ चुका है। वैसे भी वो अकेला थोड़ी था जंग में। न जाने कितनी माओं के बेटे, कितनी मासूम लड़कियों के सुहाग, और कितने बच्चों के सरप्रस्त, कितने बहनों के भाई वहां मौजूद थे। वो सीधा होकर बैठा तो आशी ने आहिस्ता से इसकी गोद में सर रखा था, जैसे इसने उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वो सीधा होकर बैठा तो आशी ने आहिस्ता से इसकी बेटी को उसकी गोद में रखा था, जिसे इसने उठाकर अपने सीने से लगा लिया था। आशी ने दूध की बोतल उल्टे हाथ पर गिराकर इसकी गर्मी चेक की, और नरमी से जिया के लबों से लगाई। वो उसके प्यार करने लगा तो आशी खामोशी से करीब बैठ गई थी। भाई और भाभी कहाँ हैं? मुझे देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। वो आशी का गाल चूमकर और जिया को प्यार करके मुस्कुराकर बोला। ताज भाई के दोस्त शावीशा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, मुबारकबाद देने गए हैं, और शावीर भाई इलेक्शन में जीत गए हैं, तो खुशी में भी वो खराज का चेहरा देखती रही। आज सुबह ही निकले हैं, जो महसूस कर रहा था कि आशी की नजर एक पल के लिए भी से हट नहीं रही थी। वो भी तरस गया था इसे देखने को। उसकी नजरों से, ऐसे मत देखो मुझे वरना खा जाऊंगा तुम्हें। वो इसकी नजरों से परेशान सा हुआ, जैसे पहली बार इसकी आंखों में कोई ऐसी दीवानगी देख रहा हो जो दिल को छू गई हो। वो हैरान था, क्योंकि इससे पहले आशिक की आंखों में अपने लिए ऐसी शिद्दत, ऐसी मोहब्बत इसने कभी ना देखी थी। ओ हेलो, आप कौन होते मुझे रोकने वाले? मैं देखूंगी बार बार, खबरदार जो अब कुछ भी कहा। वो सीधी अंदाज में बोली, हर बार देखूंगी, बार बार देखूंगी। वैसे भी अब आपका मिशन पूरा हो चुका है, अब आप सिर्फ मेरे मेरे हैं। वो नरमी से इसके कंधे पर सर रख चुकी थी, और अखराज का दिल जैसे भर आया, ऐसे शिद्दत से इसका माथा चुम्बा था। मैं पहले भी सिर्फ तुम्हारा ही था मेरी जान, फिक्र मत करो। पूरे 1.5 महीने की छुट्टी पर हूँ, खूब मजे करेंगे हम। फिर एक लम्हे को रुककर जिया का चेहरा चूमा था। जब तक अगला मिशन
شروع نہیں ہوتا. اگلا مشن کب شروع ہوگا یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. جب تک مجھے پیچھے سے کوئی آرڈر نہیں ملتا تب تک میں صرف اور صرف تمہارا ہوں. وہ جیسے اس کی بات پکڑتی یقین دہانی صرف اور صرف میرے وہ جیسے اس کی بات پکڑتی یقین دہانی چاہتی تھی. اس کے لہجے میں شرارت بھی تھی اور جذبات بھی. اخراج کی نظر بے ساختہ سیاہ کی طرف گئی جو معصوم آنکھوں سے مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. وہ مسکرا کر بے بس عاشقی کی آنکھوں میں چھپی شرارت کو محسوس کرتے ہوئے بولا, تھوڑا سا بانٹ لو یار. عاشق کھلکھلا کر ہنسی تھی. نہیں میں نہیں بانٹتی, اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور انتظام کر لے جناب. اس نے شرارت سے اس کا کالر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور نرمی سے اپنے لب اس کے گردن پر رکھ دیا. اخراج نے اندر ایک تک ایک عجیب سا سکون محسوس کیا. وہ سکون جو جنگ کے شور میں کہیں کھوسا گیا تھا. اس کی پیار پر بھی میرا حق ہے, صرف میری بیٹی ہے وہ ایک ہاتھ سے اسے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو تھم کر پیار کرتے ہوئے بولا تھا. دوسرے ہاتھ سے عاشق, تم دونوں مل کر میرا پیار بانٹ لو کیونکہ میں تم دونوں کے بغیر جی نہیں سکتا. جب بے بسی انتہا پر پہنچ کر بھی وہ دونوں میں سے کسی کو نہ چن نہ سکا تو عاشقی کھلا کر ہنسی. چلیں کیا یاد کریں گے آپ, میں تھوڑا سا بانٹ لوں گی زئی کے ساتھ. وہ سیاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی. ویسے بھی وہ کتنا ہی لے لے گی, اتنی سی تو ہے. وہ اشارے سے بولی تو اخراج بھی ہنسا تھا. ہاں بالکل, چھوٹی سی تو جان ہے میری جو ابھی تک مجھے پہچاننے کی کوشش میں ہی ہے. وہ دوبارہ جھکا بے تابی سے سیاہ کے گال چومے لیکن اگلے ہی لمحے وہ زور سے رونے لگی. اس بار آواز پہلے سے تیز تھی جیسے چھوٹی بلی کوئی سیریس وارننگ دے رہی ہو. عاشق نے فوراً سے گود میں لے کر کہا, اف ڈرا دیا آپ نے میری معصوم سیاہ کو. جائیں جناب, پہلے اپنی حالت سدھاریں, داڑھی ٹھیک کروائیں, بال سنواریں اور جا کر ہینڈسم سے بابا بن کر آئے, پھر شاید زیا منہ لگا لے آپ کو. وہ ہنستے ہوئے بولی تو اخراج بے ساختہ مسکرا دیا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس حالت کافی بکھری ہوئی ہے. جس علاقے میں ان کی پوسٹنگ تھی وہاں ہفتوں تک آئینہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا تھا. ظاہری سی بات ہے حالت سنوارنا وہاں ممکن نہیں تھا, مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی. وہ چمک جو کسی بھی کمرانی کے بعد آتی ہے, وجود کی روشنی جو وطن سے کیا وعدہ پورا کرنے کے بعد دل میں اترتی ہے. یہ سکون وہ ہر سکون سے بڑھ کر تھا. بسم شاہ نے دروازے پر دستک دینے کی بھی زحمت نہ کی تھی. وہ اس جیسا شخص نہیں تھا جو اجازت لے کر کسی کی دہلیز پار کر وہ ایسا شخص نہیں تھا جو اجازت لے کر کسی کی دہلیز پار نہ کرے. وہ وہی تھا جو دروازہ توڑ کر اندر آیا کرتا تھا, اور آج تو وہ دروازہ کھلا بھی تھا. دروازے ایک جھٹکے سے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا. قدموں کی چاپ اور غصے سے غضب سے دہتے وجود نے پورے حال کی فضا میں لرزہ سا دورا دیا تھا. سیکیورٹی گارڈ فوراً حرکت میں آئے. 3-4 جوان سائڈوں سے ان کی طرف لگ پڑے. سر آپ اس طرح سے اندر نہیں جا سکتے. ایک نے بازو بڑھاتے ہوئے روکنا چاہا لیکن وہ برزم شاہ تھا, پھرا ہوا جلتا ہوا برزم. وہ غصے سے آگے بڑھا, ہٹ جا میرے راستے سے. اب بھی وہ دو قدم ہی چلا پایا تھا کہ گورا سیکیورٹی انچارج جو شاید یہاں کا سربراہ تھا تیزی سے آگے بڑھا اور انگریزی میں بلند آواز میں کہا, ایکسکیوز می سر, یو کانٹ انٹر وداؤٹ پرمیشن, دس از اے پرائیویٹ پراپرٹی. برزم وہیں رکا, گردن گھما کر گورے کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے کے عین سامنے جا کر کرایا, گیٹ آؤٹ آف مائی وے. اور پھر اگلے ہی لمحے چیخ کر دہاڑا تھا, اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہوں میں, کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے روک سکے. آخری الفاظ دہار کی طرح نکلے تھے جیسے کسی نے شیر کی دھار جنگ کا اعلان کر دیا ہو. انگریز اپنی جواب میں جواب سن کر آنکھیں پھاڑ کر سے دیکھنے لگا. برزم کا انداز, لہجہ, چہرے کی وحشت سب کچھ بتا رہا تھا کہ یہ وہ مرد ہے جس کے غصے کے سامنے بندوقیں بھی ساتھ جھکا دیتی ہیں. وہ ایک گوڑا ایک پل کو رکا, پھر پیچھے ہٹ گیا. باقی گارڈز بھی نظروں سے ہی ایک دوسرے کو اشارہ کر کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے. برزم نے ایک آخری نظر ان پر ڈالی, جیسے خبردار کیا ہو کہ اگر کسی نے بھی اس کے راستے میں کی دیوار بننے کی کوشش کی تو وہ زمین بوس ہوگا. اور پھر وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کی طرف بڑھ گیا. وہ اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں نورم تھی, اور آج جواب دینے کی باری اس کی تھی. فاروق صاحب شور شرابہ سن کر تیزی سے باہر نکلے, مگر تب تک برزم اوپر نورم کے کمرے کی طرف جا چکا تھا. فاروق صاحب اسے کس نے بتایا کہ نورم اس کمرے میں ہے؟ فاروق صاحب دہاڑے, مجھے معاف کر دیں سر, میں نے راستہ بتایا تھا. ایک گارڈ نے دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. مجھے لگا کہ اگر وہ ان کے شوہر نے تو یقیناً ان سے ملنے ہی آیا ہوگا. انہوں نے نام تو نہیں لیا, بس کہا تھا کہ وہ کہاں ہے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً وہ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اس لیے میں نے اوپر کی طرف اشارہ کر دیا. سر وہ اتنے زیادہ غصے میں تھے کہ گارڈ اپنی صفائی دینے لگا, لیکن فاروق صاحب کے ماتھے سے پسینہ پھوٹنے لگا تھا. فاروق صاحب کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی نے جنم لیا تھا. وہ دوڑتے ہوئے اوپر کی جانب لگے ہوئے, مگر سیڑھی پر ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرہ اندر سے لاک ہے. وہ غصے سے دروازہ پر ڈھکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو نورم جو بیبی کاٹ کے طرف جھکی ہوئی تھی چونک کر پیچھے ہوئی. بزم کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحہ کو اس کی سانس ہی رک گئی تھی. بزم کے چہرے پر غصے کی شدت صاف جھلک رہی تھی. وہ بنا کچھ کہے اس کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن تک پہنچ کر دیوار سے لگا دیا. طلاق لوگی مجھ سے بزم شاہ سے, تمہاری اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تمہیں؟ اس کا لہجہ سہج سے لبریز تھا. کل تک تو تم میرے سامنے بات کرتے ہوئے بھی کامتی تھی, جو آج باپ کے سائے میں کھڑے ہو کر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہو, مجھے کاغذات بھجواتی ہو. اس نے زور سے دیوار پر مکہ مارا. نورم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. کیوں بھول گئی کہ میں کون ہوں؟ بزم شاہ ہوں میں. تھوڑی سی ڈیل دے دی تمہیں اور تم سر پر چڑھ کر ناچنے لگی. وہ ہنسا, ایک کھوکھلی زخمی ہنسی. محبت کی تھی تم سے, لیکن تم نے میری محبت کو رون ڈالا, میری محبت کو آزمائش بنا دیا. طلاق چاہیے تمہیں؟ خواہش ہے نا تمہاری؟ کیا لگتا ہے تمہیں کہ یہ خواہش پوری ہو جائے گی؟ تمہیں بزم شاہ سے آزادی ملے گی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. وہ اس کے چہرے کے قریب جھک کر گرایا تھا. میں نے پہلے ہی کہا تھا لاکھ کوششیں کر لو, اپنے دماغ میں یہ سوچ, لیکن اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دو کہ تم کبھی مجھ سے دور ہو سکتی ہو.
तो तुमने आज भी इसी फतूर में मुब्तला हो। बज़म की गिरफ्त मजीद सख्त हुई, इसकी आंखों में सुर्खी उभरी थी। मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, बज़म शायद मर तो सकता है पर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वो दहाड़ा जैसे अपने दिल का जहर उगल रहा हो। पागल हूँ मैं, बेवकूफ हूँ जो तुम्हें खुश रखने के लिए यहाँ भेज दिया। सोचा शायद बाबा के साथ कुछ वक्त गुजारोगी तो दिल हल्का हो जाएगा, खुशी मिलेगी, लेकिन मैं क्या जानता था कि तुम यहाँ आकर मेरे ही सीने में खंजर गोम दोगी। इसकी आवाज लरजने लगी थी। पिछले 2.5 महीने, हाँ पूरे 2.5 महीने हो गए हैं तुमने मुझे नजरअंदाज करते हुए। यहाँ आने के बाद ना कोई फोन, ना कोई पैगाम, और मैं हर रोज बस ये सोचता रहा कि शायद तुम वहाँ खुश हो, अपने बाबा के साथ हंस रही हो, खेल रही हो। तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट है जो कभी मेरे पास नहीं आई थी। वो चंद लम्हे के लिए रुका, जैसे अल्फाज ने भी इसका साथ छोड़ दिया। उसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ी, लेकिन नजर अब भी नूरम के चेहरे पर जमी थी। मैंने सोचा शायद मेरी शक्ल तुम्हें खुशी न दे पाए, लेकिन तुम्हारा बाप जिसे तुम टूट कर चाहती हो, शायद वो तुम्हें सुकून दे दे। मैंने तो खुद को तुमसे पीछे कर लिया, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि तुम खुश रहोगी। लेकिन तुमने मेरी खामोशी को कमजोरी समझा, मेरे पीछे साजिश शुरू कर दी। मेरे दिल का कत्ल करने चली हो तुम। इसकी आवाज अब मदन थी, जैसे थकन और दर्द ने मिलकर सांसों से जान खींच ली हो। कभी सोचा तुमने क्या गुजरती है मुझ पर हर दिन हर रात? तुम्हें खोने का खौफ मुझे अंदर से चाट रहा है। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे नूरम, जान से ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, बल्कि तुम समझना चाहती ही नहीं हो। हाँ, नहीं समझना चाहती मैं, और ना ही कभी समझूंगी। क्यों? वो तकरीबन चीखी थी, बज़म की गिरफ्त से निकलकर चंद कदम पीछे हटी। क्यों समझूं मैं आपको? कि आपने कभी मुझे समझने की कोशिश की नहीं, ना मेरे दर्द को समझा, ना मेरी तकलीफ को। हाँ, मानती हूँ मैंने गलती की, मेरी गलती थी, गलत इंसान का साथ दिया था। दुर्गम की आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे किस गुनाह में धकेल रही है। नादान थी मैं, ना समझ एक बच्ची से, ना तो ये तक मालूम नहीं था कि वो कहाँ फंस रही है। मगर आपने आपने उस रात मेरे साथ क्या किया? बज़म का चेहरा सख्त हो गया, सांसें तेज चलने लगी। वो रात, वो एक रात, और कुछ क्यों नहीं दिखता तुम्हें नूरम? मेरी मोहब्बत, इसकी आवाज बुलंद हुई, क्यों नजर नहीं आती तुम्हें? कितनी बार माफी मांगी है मैंने, कितनी बार कहा कि शर्मिंदा हूँ, पछताता हूँ, और क्या करूँ? नूरम की आंखों में से आंसू पूछे, फिर धीमी मगर पुरजम आवाज में बोली, मुझे आपकी शर्मिंदगी नहीं चाहिए, और ना ही लफ्जी माफी जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, क्योंकि तुम्हें तलाक चाहिए। बज़म इसकी बात काटते हुए दहाड़ा था। नूरम चूंकि एक लम्हे के लिए जैसे पलके चिपकाना भूल गई, वो सरगोशी में बोली, तलाक? इसने कब कहा कि इसे तलाक चाहिए? वो बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहा था? किस तलाक की बात कर रहा था वो? ये लफ्ज बार बार इसके में धमाके की तरह लग रहा था। नूरम इसके लफ्जों में उलझ गई थी। ये लफ्ज बार बार इसके दिमाग में गूंज रहा था। इसने कब तलाक मांगी? वो तो बस चाहती थी कि बज़म एक बार सिर्फ एक बार इसके पीछे आए, इसे मनाए, इसके नखरे उठाए। वो नहीं चाहती थी कि वो बज़म के सामने हार जाए। वो चाहती थी कि बज़म इसकी कदर करे, इसे अहमियत दे। तलाक, ये ख्याल तो इसके ذहन में, एक ज़हन के किसी कोने में आया ही नहीं था। हाँ, शादी के इब्तिदाई दिनों में जब वो इस रिश्ते को समझ नहीं पाई थी, जब हर चीज़ अजनबी थी, तब वो वाकई इस बंधन से निकल जाना चाहती थी। लेकिन वक्त के साथ बज़म की कुर्बत में वो इस रिश्ते को समझने लगी थी। वो लम्हे, वो चुपके से किए गए लम्स, वो नज़रें, वो सब इसके दिल को यकीन दिलाते थे कि बज़म इसे चाहता है, मोहब्बत करता है। वो तो बस ये चाहती थी कि वो शख्स इसके लिए तड़पे, अपनी नज़रों में इसका अहमियत ज़ाहिर करे, ना कि वो इसके सामने यूं मजनू बंद कर आई। वो इसकी आंखों में अपनी मोहब्बत की शिद्दत देखना चाहती थी। ये गुस्सा नहीं, लेकिन सामने तो एक शोला ज्वाला खड़ा था, गुस्सा, जख्म और अन्ना की चिंगारियां लिए हुए। वो तो अपनी मोहब्बत में हारा हुआ शख्स चाहती थी, जो इसकी मोहब्बत के लिए इसके सामने झुक जाए, लेकिन वो तो तन कर खड़ा था। वो उसकी बातों में उलझी हुई थी, जबकि बज़म का ध्यान भी अचानक नाजुक सी आवाज ने अपनी तरफ खींचा था। इसने हैरानगी से एक नजर नूरम को देखा। वो इतने गुस्से में था कि इसके जिस्म में किसी तरह का बदलाव नोट ही नहीं कर पाया था। कौन सी तलाक की बात कर रहे हैं आप? कौन से पेपर भेजे हैं मैंने? वो जब्त खोते हुए चिल्ला उठी, मैंने कब मांगी आपसे तलाक? बोलिए बज़म, कब मांगी मैंने आपसे तलाक? लेकिन बज़म की नज़रें कहीं और थी। वो पीछे बेबी कार्ड की तरफ मुड़ा था। वो नन्ही सी जान, बहुत कमजोर, नाजुक, जैसे इसे हवा से भी लरस जाए। चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लिए, और आंखें बड़ी बड़ी हैरान सी, साफ शफाफ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बज़म का दिल बेकाबू हुआ जा रहा था। इसने ज़ेरे लब कुछ कहा, जैसे खुद से सवाल किया हो। बज़म, ये बच्चा कैसे हो सकता है? क्या वाकई ये इसकी औलाद है? नहीं, नूरम इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। ना कोई और इसकी सच्चाई को छुपा सकता है। ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी, और वो इससे छीनी गई थी। नहीं, नफरत अपनी जगह, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन नूरम इससे इसकी औलाद नहीं छीन सकती। इतनी बड़ी खुशी, इतना बड़ा रिश्ता, इतनी खामोशी से बज़म के कदम लरजने लगे, और आंखों में एक नमी सी तैर गई। ये सच था या वह? लेकिन अगर ये इसकी औलाद थी तो इसे क्यों नहीं बताया गया था? नहीं, नूरम ऐसा नहीं कर सकती। वो इसके साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती। वो जानती थी, वो सब जानती थी कि वो 6 साल से तड़प रहा है, एक नन्ही हंसी, एक लम्स, एक नन्हे वजूद की आवाज सुनने के लिए। वो जानती थी कि वो 3 बार अपनी औलाद का गम सह चुका है, 3 बार जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो चुका है। ना वो जनाजे देख पाया, ना कब्र पर बैठा, बस हर बार दिल के अंदर एक कब्र बन गई। हर बार वो किसी खामोश वीराने में दफन हो गया। तो फिर नूरम कैसे छुपा सकती थी इसे इतनी बड़ी खुशी? वो लड़की, नाजुक, मासूम, खामोश लड़की, वो इतनी संगदिल नहीं हो सकती। वो गुनहगार था, हाँ, इसने गलती की थी, बहुत बड़ी। वो रात, वो एक ख्वाब होनी चाहिए थी नूरम के लिए। इसने एक जहन्नम बना दिया था। वो जानता था, हर रोज आईने में खुद को देखते हुए वो खुद से नजर चुरा लेता था, जैसे कोई दरिंदा जो फूल को चीर गया हो, नोच गया हो। लेकिन इसके बाद क्या इसने कभी नूरम को वैसे छुआ था? नहीं। ना वो चीख चीख कर माफिया मांगता था, ना लफ्जों का सहारा देता था, लेकिन इसके लम्स में, इसके रवैये में, हर कुर्बत में वो शर्मिंदगी झलकती थी। वो नूरम को जैसे किसी मुकद्दस शय की तरह छूता था, प्यार से, नरमी से, जैसे कांच टूट ना जाए। तो फिर ये बच्चा, वो मासूम सी जान, इसकी आंखों की सबसे बड़ी खुशी का नूरम ने इस तरह से छुपाया क्यों? एक
जाहिर से रिश्ते का गम इतना बड़ा था कि नूरम ने इससे हर खुशी छीन ली। नूरम जद खो बैठी थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो कब कब भेजे मैंने आपको वो कागज, कब मांगी मैंने आपसे तलाक। गुस्से से बज़म की तरफ देख रही थी, मगर उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बेयकीनी भी थी। वो खुद भी हैरान थी बज़म की हालत पर। वो झूले के करीब खड़ा लरजती निगाहों से छोटे से वजूद को देख रहा था। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, सांसें बेतरतीब जैसे किसी ने दिल में आग लगा दी हो। नूरम के जहन में सवाल गूंजे, बज़म क्यों इतना तड़प रहा था? इसे तो सब कुछ पहले ही मालूम था। 19 दिन हो चुके थे। बाबा ने खुद बज़म को फोन करके सब कुछ बताया था। नूरम अस्पताल में है, बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है, हालत नाजुक है, माँ और बेटे दोनों की जान खतरे में है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि नूरम की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन बज़म नहीं आया। इसके शोहर को बुला ले। बाबा ने इसे बुलाया भी था, लेकिन वो तो नहीं आए। तो फिर अब क्यों वो नूरम की आंखों में यूं देख रहा था जैसे वो इसकी गुनाहगार हो। जब नूरम को इसकी जरूरत थी वो पास नहीं था। अब क्यों उसकी औलाद को यूं देख रहा था जैसे इसका सब कुछ लूट गया हो। नूरम की नजर इस पर जमी हुई थी। असल गुनाहगार तो वो था, तो क्यों वो उसे यूं देख रहा था जैसे नूरम इसकी गुनाहगार हो। नूरम न जाने क्या क्या बोल रही थी। लफ्जों की तेजी में वो सब कुछ कह रही थी जो दिल में जमा था, मगर बज़म वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। अचानक इसे झटके से वो कागज नूरम की तरफ उछाल दिया। ये तलाक के कागजात जो तुम्हारे बाप ने भिजवाए थे। वो कागज इसके मुंह पर मारता एक दफा फिर से पलटकर सूर्य की तरफ आया था। इसकी नजरें अभी बेबी कार्ट में लेटे इस वजूद पर जमी हुई थी। वो इसका बच्चा था, इसकी औलाद, इसका खून, इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश। बज़म का दिल जैसे अंदर से टूट गया था। मिराल जालिम थी, हाँ बहुत जालिम। वो इसकी औलाद को दुनिया में आने से पहले ही छीन लेती थी, लेकिन नूरम नूरम तो इससे भी ज्यादा जालिम निकली। इसने तो वो मासूम जान दुनिया में लाकर जीते जी से छीन ली थी। कितना बड़ा जुल्म था ये। नूरम की हर खता, हर नादानी इसके लिए माफ थी। वो नूरम को दिल का करार मानता था। वो तो इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता, लेकिन ये कैसा जख्म था। ये औलाद, ये बाप बनने की खुशी, ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी, और वो इस लम्हे का हिस्सा न बन सका था। ऐसे तो ये खबर भी ना हुई थी कि वो बाप बन चुका है। दिल में एक टूटता हुआ दर्द था, ऐसा दर्द जो लफ्जों में नहीं सिर्फ सांसों में जीता है। नूरम ने लरजते हाथों से जमीन पर गिरी कागज उठाए। आंखों में बेयकीनी का तूफान था। ये तलाकनामा। वो हैरान सी बज़म को देखने लगी। इसने तो ऐसा कुछ नहीं भेजा था। तलाक वो तो तस्वर भी नहीं कर सकती थी। इसके वजूद में जैसे सनसनाहट सी हुई थी। अभी वो इस कागज को समझने की कोशिश ही कर रही थी जब बज़म ने एक झटके से बेबी कार्ड से इसे अपने बच्चे को उठा लिया। नूरम तेजी से आगे बढ़ी थी। एहतियात से बज़म, प्लीज एहतियात करें, वो नॉर्मल बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि इसे एहतियात की जरूरत है। जरा सी बेहतियाती इसके लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। खबरदार, मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं कि अपनी औलाद को कैसे संभाला जाता है। मेरी औलाद है, वो 6 साल तड़पा हूं मैं इस एक लम्हे के लिए, इसकी आवाज के लिए। मुझे मेरे बच्चे की अहमियत मत समझाओ। नूरम, इसकी आवाज में दर्द था, आंखों में तूफान, और दिल मुकम्मल टूट चुका था। एक रात, सिर्फ एक रात की सजा तुमने दी मुझे। हाँ मानता हूँ मैं दरिंदा बन गया था उस रात, तुम्हें अजियत दी, लेकिन इसका एक रात का मेरी जिंदगी का सबसे लेकिन इस एक रात के बदले तुमने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। नूरम, मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल लम्हा मुझसे छीन लिया। वो एक लम्हे को रुका बच्चा अब भी इसके सीने से लगा हुआ था, जैसे वो अपनी सांसें भी इसी में तलाश कर रहा हो। मैंने तुमसे माफी मांगी, 1000 बार मांगी। हर रात अपने लम्स, अपने वजूद से तुम्हारे जख्मों को भरने की कोशिश की। मेरी खामोशी में भी शर्मिंदगी थी, मेरी हर छोटी नरम कोशिश में तुम्हारे लिए एहतराम था। फिर भी तुमने मुझे अपनी बड़ी सजा दी। मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी? इसका वजूद कांप रहा था। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक बाप का बिखरा हुआ मान था, एक शोहर का टूटा हुआ गुरूर, और एक इंसान का टूटा हुआ ख्वाब। नूरम, तुमने मुझे हमेशा कसूरवार ठहराया, और मैं चुपचाप सहता रहा, बस ये सोचकर कि शायद वाकई ही मेरी ही वजह से तुम्हारे जात को नुकसान पहुंचा। लेकिन कभी तुमने सोचा कि इसकी आवाज बिखरने लगी थी जैसे बरसों का दर्द लफ्जों में दस्ता ढूंढ रहा हो। तुमने मेरा क्या क्या नुकसान किया? तुम कहती हो तुम नादानी में गलती हो गई। एक नादानी ने मुझे मजमे के बीच नामर्द कहलवाया। नूरम, मेरे बाप, मेरे भाई, इनसे नजरें मिलाते शर्म आती थी मुझे। बज़म ने ये सोचकर दिल फटा था कि आखिर अल्लाह मुझ पर मेहरबान क्यों नहीं हो रहा। बज़म ने एक कदम पीछे लिया, जैसे खुद से दूर जा रहा हो, खुद को संभालने की नाकाम कोशिश में। मैं खानदान का सबसे बड़ा बेटा था, मेरी औलाद की तमन्ना हर किसी को थी। मेरी शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि काका ने आकर पूछा था, अका आपका बेबी कब आएगा? हाँ, वो नादान थी, बच्ची थी, इन बातों को नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी वो सवाल हर किसी का सवाल बन गया। मिराल मेरे सामने तड़पती थी औलाद के लिए, और मैं बस चुप था, क्योंकि वो मेरे गमों में बराबर की शरीक थी। मैंने महफिल में जाना छोड़ दिया। इसकी आंखें भीगने लगी, ये सोचकर कि कहीं कोई औलाद का तना न दे दे। फिर मगर आंसू बहने से इनकारी थे। लोग कहते हैं एक औरत अगर बांझ हो तो जिंदगी का हर दुख झेल लेती है, लेकिन जब एक मर्द अपनी मर्दानगी पर सवाल उठे देखता है ना नूरम, तो इसकी तकलीफ 1000 बांझ औरतों की तकलीफ से भी ज्यादा होती है। मिराल मेरे सीने पर सर रखकर बेऔलादी पर रोती थी, और मैं तो रो भी नहीं सकता था, बस पत्थर बनकर सुनता था। इसने नूरम की तरफ देखा। क्या कहा था तुमने कि एक मर्द कभी अपनी औरत की तकलीफ नहीं समझ सकता? तो बताओ नूरम, क्या तुम मेरी तकलीफ समझ सकती हो? छोटी सी गलती हुई थी ना तुमसे? बसम की आवाज में तलही थी। ये है तुम्हारी छोटी सी गलती, नन्ही सी गलती का अंजाम। नूरम राख में दबी हुई चिंगारी थी। तुम कहती हो नादानी में गलती कर बैठी थी, लेकिन इस एक नादानी ने 6 साल तक मुझे खामोश महफिलों का कैदी बना दिया। मैं हंसा नहीं, बैठा नहीं, बस ये सोचता रहा कि हर नस्ल मुझे नामर्द कहती है। इसकी आंखों में रत जगहों की थकन थी, और जुबान पर वो जहर जो बरसों से दिल में दबा हुआ था। अगर एक मर्द औरत का दर्द नहीं समझ सकता, तो सुनो नूरम, एक औरत भी कभी मर्द का दर्द नहीं समझ सकती। वो रुक कर सांस लेने लगा, जैसे अल्फाज इसकी रूह से बाहर आ रहे हों। इसने अपने सीने में इस मासूम को छुपा रखा था, जैसे नूरम सच में छीन लेगी।
ہر ذات کو صرف اپنی تکلیف دکھتی ہے. عورت کو لگتا ہے تانے صرف اسے ہی سننے پڑتے ہیں. بانجھپن صرف وہ جھیلتی ہے. لیکن کبھی نسل نام اور وارث کے تانے جھیلنے والے مرد کبھی سوچو کیا وہ جیتا ہے؟ نہیں نورم، وہ اندر سے روز مرتا ہے. بزم نے گردن اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا جیسے اس درد کا کوئی گواہ نہ ہو. آج کے معاشرے میں جب مرد اولاد کے لیے دوسری شادی کرتا ہے تو پورا معاشرہ اس عورت کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ مرد کس حیثیت سے گزرا ہے، کیوں کیا اس نے یہ فیصلہ. حالانکہ مرد کو ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کرنے والا یہی معاشرے والے ہوتے ہیں. جانتی ہو میں کیوں 6 سال کے لیے کسی کے لیے خاموشی سے بے اولادی کی موت مرا؟ اس کی آواز بکنے لگی تھی. سب نے کہا بزم دوسری شادی کر لو، لیکن میں نے نہیں کی نورم. اس لیے نہیں کی کہ میں مرد نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ میں شوہر تھا. میرال کا غم دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا تھا اور اس نازک دل کو توڑنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی. کہتے ہیں دنیا کی سب سے نازک چیز ایک عورت کا دل ہوتا ہے. میں وہ دل توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس بیوی کا دل جس نے 6 سال تک مجھے بے اولاد مارا. خیر اس عورت کی تم سے کیا شکایت کروں نورم، تم بھی تو اسی کی جیسی ہوئی ہو. بزم کی آواز میں تھکن نہیں، اداسی کا زہر تھا. جانتی ہو اس وقت میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے اس بچے کو تم سے بہت دور کر دو، اتنا دور کہ تم اس کی شکل بھی نہ دیکھ سکو. وہ ہر درد جو تم نے مجھے دیا وہ تم سے ہو نورم، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کہ تم سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ میں ایک ماں سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی نہیں چھین سکتا. میں اس کی ماں سے اولاد نہیں چھین سکتا. میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. بزم اس کا چہرہ ایک پل کو دیکھا پھر دھیرے سے نظر چرا لی. تمہیں طلاق نہیں دوں گا، کبھی نہیں. تم جتنے دن جیو گی بزم شاہ کے نام سے جیو گی. تمہارا جنازہ بھی مجھ پر فرض ہوگا. نورم تم مجھے منال کی طرح بے اولادی کی مار مارنا چاہتی ہو. طلاق ٹھیک ہے، شاید میں اسی قابل ہوں، لیکن طلاق یہ تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. تم ساری زندگی بزم شاہ کے نام سے ہی جیو گی، وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی. وہ کہتے ہوئے بچے کو بیڈ پر لٹا گیا تھا جیسے اپنے دل کا سب سے قیمتی ٹکڑا خود دور سے دور کر رہا ہو. جاؤ نورم، جی لو اپنی زندگی، جس طرح سے جینا چاہتی ہو جی لو. میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، کبھی تم سے اپنی اولاد نہیں مانگوں گا. یہ میری زندگی کا سب سے حسین تحفہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں ایک بچے کو اس کی ماں سے الگ کر سکوں. لیکن آج سے تم آزاد ہو، جو تمہارا دل چاہے تم وہ کرو. تمہیں بزم شاہ کے ساتھ نہیں رہنا نہ صحیح، لیکن تمہاری ساری زندگی میرے نام کے ساتھ رہنا ہوگا. تم آخری سانس بھی میرے نام کے ساتھ ہی لوگی. اس رات کی میری وہ درندگی شاید کبھی تمہارے دل سے نہیں نکلے گی، شاید وہ گناہ میرا کبھی معاف نہیں ہوگا، لیکن میں تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں. میری محبت کبھی تمہارے لیے کم نہیں ہوگی. بہت تھوڑے وقت میں دل کے اس کونے میں جا بسی ہو جہاں سے تمہیں کبھی نکال نہیں سکتا. ہاں لیکن تمہیں اپنا ہر غم بخش رہا ہوں. دروازہ کھلتا وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ نورم ابھی وہیں کھڑی تھی. کانوں میں گونجتی ہر بات، ہر الزام روح کو نوچ رہی تھی. اس کے ہونٹ کم کمائے طلاق میں نے کب مانگی بزم؟ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے میں نے کب آپ سے اولاد چھینی؟ اس کا دل جیسے چیخ رہا تھا. آپ نے یہ سب کچھ سوچ بھی کیسے لیا؟ اس کے لب ہولے سے لرزے. وہ اچانک دروازے کی طرف بڑھی. اس کا وجود بزم کے پیچھے لپکا تھا کیونکہ وہ اس الزام کے ساتھ نہیں جی سکتی تھی. رک جائیے بزم شاہ، نورم کی آواز گھر میں گونجی تھی. وہ آگے بڑھی. اپنی باتیں تو آپ کہہ گئے، جانے سے پہلے میری بھی سن لیجیے. وہ آگے بڑھی اور ٹوٹی بکھری آواز میں بولی تھی. آپ نے کٹہرے میں مجھے کھڑا کر دیا، الزام صرف میرے حصے میں آیا. ذرا اپنا بھی حساب دے کر جائیے. کیا بات ہے آپ کے انصاف کی بزم شاہ؟ داد دینی پڑے گی. طلاق کے کاغذات وہ میں نے نہیں بھیجے، میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بابا نے کیوں بھیجے مجھے معلوم نہیں. آپ چاہیں تو اس کاغذات کو جلا دے، پھاڑ دے، لیکن الزام مجھ پر نہ لگائیں. نورم کی آنکھیں چھلک پڑی. اور اولاد، جس اولاد پر آج آپ تڑپ رہے ہیں، پہلے اس کا درد کا حساب تو دیجیے. جب میں زندگی اور موت کے بیچ میں لٹکی ہوئی تھی، یاد ہے 19 دن پہلے؟ آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ آپ تو مصروف تھے نا اس دن جب میں تکلیف میں تڑپ رہی تھی، جب ڈاکٹر نے کہا اس کی زندگی بچانا مشکل ہے، شوہر کا قریب ہونا ضروری ہے. تب میرے بابا نے آپ کو فون کیا تھا. آپ کو ہر بات بتائی گئی تھی کہ میری حالت نازک ہے، آپ کی دستک چاہیے، لیکن آپ نے سب کچھ نظر انداز کر دیا. بچے باپ کا پاس ہونا ضروری ہے. بس یہ کہہ کر بزم شاہ شابیر کے سیاسی معاملات میں مصروف ہے. آپ کی وہ سیاست، آپ کی وہ مصروفیت آپ کو اتنی بھی فرصت نہ دے سکی کہ آپ اپنی اولاد کی پیدائش پر آ سکیں. اور آج جب میں اکیلے اپنی اولاد کی زندگی بچا کر واپس آ گئی ہوں، اپنی ممتا سے نئی زندگی دی ہے، پوچھتی ہوں میں آپ سے کہاں تھے آپ؟ تب آپ آئے. آپ نے مجھ پر الزام لگائے، آپ نے مجھ سے حساب مانگا تو دے مجھے حساب. جب مجھے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ بچہ یا ماں صرف ایک بچے گا، تب آپ کی محبت کہاں تھی؟ اس کی آواز رند گئی تھی. میں نے اپنی اولاد کو آپ سے چھینا نہیں بزم، آپ نے خود اسے چھوڑا. وہ غصے سے چیخی تو آواز پورے گھر میں گونجی تھی، جو خود بے خبر تھا. جبکہ بزم بھی یقینی سے نیچے کھڑے فاروق صاحب کو دیکھ رہا تھا. فاروق صاحب کی نگاہیں جھک گئی. بزم کی پشت سیدھی تھی لیکن اس کی سانسیں بوجھل ہونے لگی. نورم کے اندر کی ماں نے سچ مچ میں اسے کٹہرے میں لاپٹ کا تھا. میں نے کبھی طلاق نہیں مانگی. میں بس آپ کو منانے کی ضد کی تھی جسے ہر بیوی کرتی ہے. تھوڑی ناراضگی، تھوڑی ضد، تھوڑی خاموشی. پر میں یہ کب جانتی تھی کہ میری وہ خاموشی آپ کے دل کو مجھ سے جدا کر دے گی. ایئرپورٹ پر جب آپ مجھے گھور رہے تھے، جب آپ کی نظریں میرے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، وہ لمحہ میرے لیے سب سے قیمتی تھا. جب میں ایئرپورٹ کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، آپ کی نگاہیں میری پشت پر تھی. مجھے لگا کہ آپ مجھے پکاریں گے. آپ نے نہیں پکارا. میں چھپ کر سوچا کہ آپ بھاگ کر آئیں گے، کہیں گے آپ کو دیکھتی
मैं आपको छुप कर आपको देखती रही। मुझे लगा कि अब आप आएंगे, भाग कर आएंगे, नूरम मत जाओ, पर आप खामोश रहे, आपने कुछ नहीं कहा और मैं रुक जाऊंगी। और नूरम की आवाज अब मुकम्मल टूट चुकी थी। बस इतना ही चाहा था मैंने कि आप मुझे एक बार लोक लेते, मैं जिद को मेरी बेकरारी समझ लेते, मेरी खामोशी में छुपी मोहब्बत को देख लेते। मैंने कहा मैं जाना चाहती हूँ, तो आपने कहा ठीक है चली जाओ। आपने मुझे रोकने की कोशिश तक नहीं की। मैं अपने बाबा से मिलना चाहती थी, दिल में उम्मीद थी कि आप मेरे साथ चलेंगे, मुझसे बाबा से मिलवाएंगे, लेकिन नहीं, आपने मुझे मुजावर अका के साथ भेज दिया। क्यों? क्योंकि आप तो शाबिश अका की मसरूफियत में खुद को इनकी सियासत का हिस्सा बना चुके थे। आपने मुझे नहीं रोका। मैं नाराज थी, दिल ही दिल में सोचे रखा कि जब आप फोन करेंगे मैं फोन नहीं उठाऊंगी। दिल चाहता था कि आप गुस्सा में मुझे लेने आए, मैं खूब नखरे दिखाऊं, आपसे बात ना करूं, आपको तड़पाऊं और फिर आपकी मिन्नत पर मान जाऊं, लेकिन नहीं, आप नहीं आए। आपने मनाने की कोशिश ही नहीं की, ना फोन किया। आप तो चंद दिन की नाराजगी भी बर्दाश्त ना कर सके, आपने मुझे कॉल करना छोड़ दिया। मैंने चंद दिन फोन नहीं उठाया तो, लेकिन यहाँ तक कि आपने मेरी रात को भी नजरअंदाज कर दिया। मेरी जिंदगी का वो लम्हा जो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होना चाहिए था, आपने उसे सबसे भयानक बना दिया। जानते हैं वज़म, जब मैं अपने बच्चे को महसूस किया, मेरी आंखों के सामने वो मंजर आया कि जैसे हमारा बच्चा इस दुनिया में आया हो और हम दोनों ने मिलकर इसका इस्तकबाल किया हो। लेकिन आपने वो लम्हा कभी आने ही नहीं दिया, क्योंकि जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मसरूफ थे। और आज आपको मेरी मोहब्बत मेरे पास नहीं लाई, बल्कि आपका गुरूर लाया है, आपकी अना आपको खींच लाई है, क्योंकि आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैंने आपसे तलाक मांगी। चाहे वो सरासर इल्जाम हो, झूठ हो, लेकिन फिर भी आपकी अना ये सुनने की रवादार नहीं थी कि मैं आपसे अलहदगी चाहती हूँ। वरना सच ये है बज़म कि आप को मेरे जीने से मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आपने मुझ पर हजार इल्जामात लगाए, तो जाने से पहले बस मैंने एक लम्हे का हिसाब देकर जाइएगा। इस लम्हे का जो मैंने अकेले जिया है, मुझ पर ये दो इल्जाम छोड़कर मत जाइएगा, मुझे हिसाब देकर जाइए। मेरी औलाद पर आपका कोई हक नहीं है, ये सिर्फ मेरी औलाद है, इसे मैंने अकेले इस दुनिया में लाया है। आप कौन होते हैं मुझे मेरी औलाद देने वाले? मैं आपको अपनी औलाद नहीं दूंगी। वो गुस्से से चीख रही थी, आंखों में आंसू, लबों पर लरसा एहतजाज, दिल में टूटे एतमाद की खिचियां। जबकि बज़म वो खामोशी से सामने खड़े फारूक सबको देख रहा था। इसके कदम में लम्हे को लड़खड़ाए, अगले ही पल वो पट रहा नूरम को बाजू के झटके से थामकर इसे अपने सीने में छुपा लिया। इसने नूरम को इतनी शिद्दत से अपने साथ लगाया कि चाहने के बावजूद भी नूरम इसे खुद से दूर न कर सकी थी। वो इसके सीने पर मुक्के मार रही थी, इसके कंधे पर मुक्के बरसा रही थी, वो इसकी गर्दन तक नोच चुकी थी, लेकिन बज़म वो हारने को तैयार ही नहीं था, वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है नूरम, जो कुछ भी हुआ सब मैंने किया। तुम बेकसूर हो हमेशा से, तुमने कभी कुछ भी नहीं किया। नूरम, मेरी नूरम कभी गलत हो ही नहीं सकती, मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका, मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था। एयरपोर्ट पर अपने तरफ दिल को थपक कर सुलाने के बजाय इस तरफ अपने दिल की तरफ को तुम्हारे सामने रखना चाहिए था। मुझे तुम्हारे कदमों की आवाज लरस रही थी, इस जंजीर मुझे तुम्हारे कदमों की जंजीर बन जाना चाहिए था, इसकी आवाज लरस रही थी। बहुत गलत किया मैंने, सिर्फ चंद दिन फोन किया फिर फोन करना छोड़ दिया। अगर तुम्हारी नाराजगी को समझ पाता तो यकीन जानो तुम्हारे फोन पर बज़म का नाम गूंजता। नरम की सिस्कियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वह इसे बार बार हर पल मजबूती से थामे जा रहा था। बहुत गलत किया, तुम्हें मनाने नहीं आया, तुम्हें वक्त पर छोड़ दिया, तुम्हारे एक वादे पर बैठा रहा कि तुम वापस आओगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आना चाहिए था नूरम, तुम्हें मनाने, तुम्हारे नखरे उठाने, तुम्हें सर आंखों पर बिठाने, लेकिन मैं नहीं आया। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ ही नहीं सका, सारा कसूर मेरा है। लेकिन एक बात सुनो नूरम, यकीन जानो मुझे नहीं मालूम था, कि कुछ भी नहीं मालूम था मुझे हमारी औलाद के। आज पता चला है तुम्हारे बाबा ने वो कागजात भिजवाए, जब पढ़े तो पागल हो गया था मैं, ये सोचकर कि तुमसे जुदा हो जाओगी, कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से अलग हो जाएगा। कैसे जी पाता, कैसे? मैं तो तुम्हारे बगैर सांस लेने के बाद बारे में भी कभी नहीं सोचा। इसकी आवाज बढ़ गई थी, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे नूरम, बहुत ज्यादा। सांसें भी रुक कर चलती हैं अगर इनमें तुम्हारा नाम शामिल ना हो तो। प्लीज मुझे माफ कर दो हर इस गलती के लिए, जिसका गुनहगार तुमने मुझे समझा, जिसने तुम्हें तकलीफ दी। तुम्हारे दिल में खलिश पैदा हुई। वो इसे सीने से शिद्दत से लिपटे हुए बोला, इसकी आंखें भीग चुकी थी, जबकि नूरम की सिसकियां अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नूरम, बरसम को माफ कर दो बेटा, वो बोले जा रहा था जब अचानक एक नरम झिझकते हुए लहजे में पीछे से आवाज आई थी, खुदा के लिए फारूक साहब मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपको कुछ सख्त कह दूं। नूरम को एक झटके से अपने पीछे करते हुए वो शिद्दत से चिल्लाया था, जैसे फारूक साहब को जिंदा निगलने का इरादा रखता हो। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन नूरम का बाप इसकी जिंदगी में किसी विलन से कम साबित ना हुआ था। वो इसकी नूरम को इसे दूर कर रहा था, इसे छीन रहा था। वो कैसे बर्दाश्त कर पाता इस चीज को? इसका बस नहीं चल रहा था कि वो फारूक साहब को चीर कर रख दे, जो इसकी जिंदगी को अपनी मर्जी से चला रहे थे। लेकिन इनकी आंखों में शर्मिंदगी और सामने जुड़े हुए हाथ देखता हुआ बेबस हो गया था, जबकि नूरम हैरानगी से अपने बाप को देख रही थी।